Hello everyone, Jai Hind, CDS, ND and CAPF aspirants, and I welcome you all in this complete series of geography. So guys, as you all know कि भैया हम डिस्कस कर रहे थे अपनी ज्योग्राफी के अंदर अपनी जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में। और जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करते करते अब तक मैं भैया ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें समझा चुका हूँ रिलेटेड टू इंटीरियर ऑफ अर्थ। हमने अर्थ के इंटीरियर के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है। उसके बाद भैया मैंने आपको समझाया था रिलेटेड टू रॉक्स, उनका फॉर्मेशन, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, कैसे बनती हैं, क्या क्या उनसे रिलेटेड फिनोमिनाज रहते हैं। उसके बाद की क्लास में भैया हमने बात करी थी रिलेटेड टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हमने समझी थी, जिसमें मैंने आपको कन्वेक्शनल करंट्स का रोल बताया था इन द फॉर्मेशन ऑफ योर ओशियंस एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ योर कॉन्टिनेंट्स। और उसके बाद भैया यहां जाते जाते मैंने आपको इतनी सी चीज बता दी थी छोटी सी कि भैया इसके बाद जो हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ रहे हैं वो भैया आगे की जियोमॉर्फोलॉजी में हमारे लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। तो इन केस किसी ने गलती से क्लासेस मिस करी हैं तो प्लीज आकर के देखो। और आज मैं कंटिन्यू करता हूं भैया। आज हम बात करेंगे रिलेटेड टू द अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के बारे में हम बात करेंगे। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि भैया जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ रहे थे कि जो भी मेरे प्लेट के मूवमेंट्स हैं उनसे एसोसिएटेड है मेरे सीस्मिक मूवमेंट्स और वॉल्केनिक एक्टिविटीज। अब तीन तरीके के मूवमेंट्स मैंने आपको पढ़ाए थे। सबसे पहले पढ़ाया था भैया मैंने कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो मैंने बताया था कि जब कन्वर्जेंट प्लेट आपकी बाउंड्री होगी तो वहां पे क्या होगा, अर्थक्वेक्स होंगे, बिल्कुल होंगे, वॉल्केनोज होंगी, बिल्कुल होंगी। और मैंने आपको बताया था यहाँ अर्थक्वेक्स की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है और वॉल्केनोज की भी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। फिर मैंने बताया था आपको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। अब थोड़ा सा ना मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि 2-3 दिन क्लास में बीच में टाइम रहेगा तो थोड़ा सा बैकग्राउंड लो। तो डाइवर्जेंट में मैंने बताया था कि भैया इज इट अ जोन ऑफ सीस्मिक एक्टिविटी। आपने कहा यस सर इट इज अ जोन ऑफ सीस्मिक एक्टिविटी। मैंने कहा वॉल्केनिक एक्टिविटी, यस सर, बट क्या यहाँ इतने वायलेंट होते हैं वॉल्केनोज और अर्थक्वेक? आपने कहा नहीं होते। तीसरा बताया था मैंने आपको ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट पे मैंने आपको बताया था कि इज इट अ जोन ऑफ सीस्मिक एक्टिविटी। आपने कहा था यस सर इट इज अ जोन ऑफ सीस्मिक एक्टिविटी, बट इज इट अ जोन ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी? आपने बोला था नहीं सर, इट इज नॉट अ जोन ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो सबसे पावरफुल वॉल्केनोज वो सॉरी वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स मेरे कन्वर्जेंट में आ रहे थे। उसके बाद भैया मेरे जो आते हैं वो किस पे आते हैं, ट्रांसफॉर्म में आते हैं। और तीसरे नंबर पे जो सबसे सीरियस अर्थक्वेक्स है मेरे डाइवर्जेंट बाउंड्री में आते हैं। तो चलिए इन सब चीजों का रिवीजन लेते हुए अब भैया शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो विद अ वंडरफुल स्माइल फटाफट से शुरू करते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अर्थक्वेक। हम अर्थक्वेक के बारे में समझेंगे क्या क्या चीजें रिलेटेड है। ठीक है, हम अर्थक्वेक की सबसे पहले बात करेंगे व्हाट एग्जैक्टली अर्थक्वेक इज। फिर हम दूसरी बात करेंगे कि भैया अर्थक्वेक का फोकस क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि हम अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं। उसके बाद फिर हम समझेंगे कि भैया हमारे जो अर्थक्वेक होते हैं वो तीन तरीके के डिफरेंट डिफरेंट शैलो फोकस, इंटरमीडिएट फोकस एंड डीप फोकस अर्थक्वेक्स क्या होते हैं। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द अर्थक्वेक वेव्स, जिसमें हम बॉडी वेव्स की और बॉडी वेव्स के बाद भैया हम सरफेस वेव्स की बात करेंगे। और ट्रस्ट मी, ये आपके अर्थक्वेक का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। यहां से हर साल क्वेश्चन पूछता है आपका एग्जामिनर, चाहे सरफेस वेव्स हो, बॉडी वेव्स हो। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और इंडिया के अंदर डिफरेंट जोन समझेंगे अर्थक्वेक की। सो आई एम गोइंग टू कवर दिस कंप्लीट टॉपिक अर्थक्वेक्स इन वेरी डिटेल। तो प्लीज बने रहिए क्लास में और समझते हैं चीजों को। तो आइए जरा शुरू करते हैं भैया अर्थक्वेक से। तो सबसे पहली बात आती है कि सर जी अर्थक्वेक आखिर में है किस चिड़िया का नाम? विकास भैया। तो विकास भैया बोलेंगे आपको कि भैया हमारी क्लास जो है वो टहलने के लिए नहीं होती, जैसा कि आप सबको पता है। तो भैया जरा अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और जो जो मैं आपको समझा रहा हूं वो लिखिए। आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। मैं पीडीएफ पढ़ के नहीं जाता हूं, आप सबको पता है। तो चलिए जरा थोड़ी मेहनत आप भी करिए और मैं भी करता हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भैया आज की क्लास और समझते हैं व्हाट इज अर्थक्वेक। कि अर्थक्वेक आखिरकार है क्या चीज। तो जब हम अर्थक्वेक की बात करते हैं तो मैं आपको सबसे पहले ना एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जिससे आप बहुत रिलेट कर पाओगे। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने आपको दिया क्या आप सब शादियां अटेंड करते हो? तो आपने कहा यस सर। आपने देखा होगा जब बहुत तेज डीजे बजता है तो आपके घर के पास से जब बहुत तेज डीजे बजते हुए जाएगा तो आपकी जो विंडोज है ना वो शेक होने लग जाती हैं, विंडोज की खड़खड़ की आवाज आपको आती है। या फिर जैसे जो लोग ड्राइव करते हो आप लोग, किसी को भैया लाउड म्यूजिक सुनने का शौक है, तो जब आप बहुत तेज आवाज कर दोगे अपने म्यूजिक सिस्टम की तो आपकी विंडोज आवाज करने लगती है। तो यहां होता क्या है कि भैया जब भी ये साउंड प्रोड्यूस होती है तो यहां हमारी एक वेव जनरेट होती है। और वो वेव जो है हमारी एयर में कंप्रेस, एयर को कंप्रेस करती है और उस कंप्रेशन की वजह से आपको ये सारी विंडोज और ये आपके कार के शीशे वगैरह शेक होते हुए दिखते हैं। तो इसी तरीके से भैया यही फिनोमेना मेरे अर्थक्वेक में लगता है। तो अर्थक्वेक क्या है कि भैया अर्थक्वेक इज बेसिकली नथिंग बट सर इट इज द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस। कि हमारी अर्थ सरफेस जब सडनली मूव करती है, सडन मूवमेंट होता है, उसको हम अर्थक्वेक बोल देते हैं। तो सबसे पहले भैया लिखना शुरू कर दो और नोट्स बनाना शुरू कर दो। इतनी डेप्थ में मैं अर्थक्वेक की आज आपको लेके जाने वाला हूं कि आपको मजा ही आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई कि भाई अर्थक्वेक क्या है? सर इट इज द सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस।
अब आपने कहा कि सर ठीक है, ये बात तो हम सबको पता है कि अर्थक्वेक का मतलब होता है जब हमारी अर्थ की सरफेस शेक करती है, जब शेक करती है उसको हम अर्थक्वेक बोल देते हैं। अब ये अर्थक्वेक जो है भैया आता क्यों है कि यहाँ पर हमने देखा एनर्जी कहां से रिलीज हो रही है कि सर वो साउंड वेव जनरेट हुई हमारे डीजे से, हमारी गाड़ी के स्पीकर से। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो अर्थ की सरफेस का सडन मूवमेंट होता है ना, मैंने आपको भाई पहले ही बता चुका हूं, मैं आपको जब इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ा रहा था, भैया हमारे अर्थ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और सबसे ऊपर की लेयर को मैं क्रस्ट बोल देता हूं, और उसको क्रस्ट को, और अपर मेंटल जो सॉलिड पार्ट है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, उसको मैं लिथोस्फीयर बोल देता हूं। उसके नीचे मैंने बताया था आपको, ये सेमी सॉलिड पार्ट है आपका, वो सेमी मोल्टन पार्ट है आपका स्टेनोस्फीयर, उसके बाद सॉलिड है, फिर भैया लिक्विड और सॉलिड है आपके अंदर की कोर। तो भैया कोर हो गई, मेरा मेंटल हो गया, और मेरा क्रस्ट हो गया। उसके ऊपर आती है मेरी अर्थ की क्या, सरफेस। तो जब मेरी ये अर्थ की सरफेस जो है क्या करती है, जब शेक करती है, अब ये शेक किस वजह से करती है, क्योंकि आपके अर्थ के इंटीरियर से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। दैट एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और उस एनर्जी की वजह से जब ये सरफेस पे पहुंचती है तो योर सरफेस स्टार्ट्स ट्रेम्बलिंग और शेकिंग, एंड दिस कंप्लीट फिनोमेना इज नोन एज अर्थक्वेक। और इसको मैं इतना बढ़िया तरह आपको समझा चुका हूं, क्रस्ट मेंटल कोर वाला पूरा फिनोमेना। अब जरा पॉइंट्स को समझो। तो सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अर्थ, कि एनर्जी कहां से रिलीज होगी, कि सर अर्थ के इंटीरियर से जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी वजह से क्या है, अर्थ की सरफेस शेक करती है। अब इंटीरियर में एक पॉइंट जहां से आपका एग्जामिनर आपको इतना बढ़िया सवाल दे देता है, अच्छे अच्छे के तोते उड़ जाएंगे। तो भैया मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, जो भी अर्थक्वेक के लिए मेरी एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी इज रिलीज कहां से, हमेशा जो अर्थ का सॉलिड इंटीरियर पार्ट होगा, और सॉलिड इंटीरियर पार्ट मेरा कौन सा, लिथोस्फीयर है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी एनर्जी रिलीज होती है मेरी लिथोस्फीयर से रिलीज होगी। अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि भैया आपके आपके मैं खुद आपसे पूछता हूं, मैंने कभी आपके इनर कोर से, इनर 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 मेंटल से क्या अर्थक्वेक आ सकता है, अर्थक्वेक की एनर्जी रिलीज हो सकती है? आप बोलोगे सर इनर मेंटल, सर इनर मेंटल से तो नहीं होगा, क्योंकि क्या है सर, नहीं हो सकता वहां से। ठीक है, अच्छा मैंने बोला कोर से, आपने बोला सर वहां भी लिक्विड मिलता है, तो लिक्विड से तो कभी एनर्जी रिलीज नहीं होती। तो ऑलवेज रिमेंबर कि मेरी जो एनर्जी रिलीज होती है हमेशा वो कहां से होगी भैया, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। कहां से, अपर मेंटल से। बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं मैं आपको, जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं उनको समझ आता है, बताता रहूंगा क्वेश्चन कहां से बनेंगे। तो मैंने बहुत, इस डेफिनेशन को मैं बहुत सिंपली समझा सकता था, बट मैंने आपको यहां बता दिया कि सर सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और इंटीरियर में एनर्जी कहां से रिलीज होगी सर, फ्रॉम द क्रस्ट एंड द अपर मेंटल, लोअर मेंटल या इनर मेंटल से, और कोर से कभी भी एनर्जी अर्थक्वेक की रिलीज नहीं होगी। तो इतनी बात हमें समझ आ गई कि सर जब हमारी अर्थ शेक करती है बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी, दैट इज टर्म्ड एज अर्थक्वेक। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज क्या होती है कि भैया ये जो एनर्जी रिलीज करती है, दिस एनर्जी कम्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, दिस एनर्जी विल ऑलवेज कम इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। आपने कहा ठीक है। अब क्या होता है कि कोई भी ऐसा पॉइंट जहां से मेरी ये एनर्जी रिलीज करती है फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मैं बता देता हूं, आइए। सो एनी पॉइंट जहां से एनर्जी रिलीज करेगी फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जहां से एनर्जी बिगेन हो रही है रिलीज होना, उसको मैं बोल देता हूं फोकस। सो द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ फ्रॉम वेयर द एनर्जी इज रिलीज, दैट इज नोन एज फोकस, और इसका भैया दूसरा नाम है आपका हाइपोसेंटर। तो फोकस या हाइपोसेंटर से आपकी एनर्जी रिलीज होगी। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया सर। दूसरी चीज का आपको समझनी है कि एक आपका टर्म फोकस मैंने बता दिया कि फोकस वो पॉइंट है इंटीरियर ऑफ अर्थ में जहां से आपकी एनर्जी रिलीज होती है। चौथी चीज आपको समझनी है भैया, एपीसेंटर। आप बोलोगे सर एपीसेंटर क्या है, तो एपीसेंटर क्या है भैया कि कोई भी ऐसा, मेरी अर्थ की सरफेस पे ऐसा पॉइंट जहां ये वेव्स, जहां ये एनर्जी सबसे पहले पहुंचेगी। अब मैंने आपसे एक सिंपल सी बात पूछी, मैंने आपसे एक सिंपल सी बात पूछी कि ये है मेरी अर्थ की सरफेस, ठीक है। मैंने एक बंदा यहां खड़ा कर दिया जी, बंदा नंबर ए, ठीक है। बंदा नंबर ए और बंदा नंबर बी, यहां पे दो है भैया, दो लोग यहां पे खड़े हैं। मैंने आपसे बोला तो भैया आपको अर्थ की सरफेस पे पहुंचना है, और दोनों सेम स्पीड से ट्रेवल करेंगे, दोनों क्या करेंगे, सेम स्पीड से दौड़ेंगे। मैंने बोला कि भैया आपको 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना है, और मैंने ए बंदे को बोला कि भैया तुम्हारा जो पाथ है वो इस तरीके से होगा यहां पे पहुंचने का, और दूसरे बंदे से मैंने बोला कि तुम्हारा जो पाथ है ना भैया वो परपेंडिकुलर होगा। सो कौन सा बंदा, ए भैया ये ए वाला या बी वाला, दोनों में से कौन जल्दी पहुंचेगा? तो सर दोनों में से कौन जल्दी पहुंचेगा? जो बी वाला बंदा है जिसका परपेंडिकुलर पाथ है फ्रॉम द फोकस, वो सबसे पहले पहुंचेगा। तो एपीसेंटर मेरा क्या है सर, इट इज बेसिकली द फर्स्ट स्पॉट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर दिस एनर्जी इज रिसीव्ड। यानी कि फोकस के जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा
परपेंडिकुलर, सॉरी, द परपेंडिकुलर पॉइंट टू द फोकस, जहां ये अर्थ की सरफेस पे आपकी एनर्जी पहुंचती है, इसको बोलता हूं मैं एपी सेंटर। परपेंडिकुलर पॉइंट टू फोकस ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि सबसे पहले वेव्स या एनर्जी मेरी एपिसेंटर पहुंचती है? आप बोलोगे बिल्कुल बढ़िया सर, परपेंडिकुलर पॉइंट टू फोकस ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज एपिसेंटर, एंड इट इज द फर्स्ट प्लेस जहां पर सबसे पहले वेव्स या फिर मैं कहूं सीस्मिक एनर्जी रिसीव होगी, उसको बोल देते हैं एपिसेंटर। और दूसरी चीज आपको पता है कि परपेंडिकुलर इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो सबसे पहले मेरी कहां एनर्जी पहुंचती है? एपिसेंटर में पहुंचती है। तो मोटा मोटी मैंने तीन चार चीज आपको अब तक बताई, शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द क्रस्ट और द अपर मेंटल, ठीक है, दो चीज, पहली चीज बताई। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई कि भाई हमेशा आपके सॉलिड में जो सॉलिड पोर्शंस है भैया मेरे, वहां से एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज लिथोस्फीयर, दैट इज क्रस्ट एंड द अपर मेंटल में ही मेरे जितने भी अर्थक्वेक है सारे के सारे बनेंगे। तीसरी चीज वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। चौथी चीज फोकस क्या है? द पॉइंट फ्रॉम वेयर एनर्जी इज रिलीज्ड। एपिसेंटर क्या है? सर इट इज द पॉइंट वेयर दीज सीस्मिक वेव्स आर रिसीव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, कि सबसे पहले जहां भैया एपिसेंटर में पहुंच रही है वो है मेरा एपिसेंटर, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फोकस। इतनी बात सबको समझ आई? तो जरा फटाफट से आइए ये चीज आप देख लो। तो अच्छा, उसके बाद एक और चीज समझ लो पहले। उसके बाद बात आती है कि सर हम अपने अर्थक्वेक का मेजरमेंट कैसे करते हैं? हाउ आर अर्थक्वेक इज मेजर्ड? तो भैया आपका अर्थक्वेक दो तरीके से मेजर्ड होता है, ठीक है। हमारे पास दो स्केल है। सबसे पहली बात तो आपको समझनी है कि भाई एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है टू मेजर द अर्थक्वेक, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोल देते हैं सीस्मोग्राफ। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द अर्थक्वेक इज नोन एज सीस्मोग्राफ। अच्छा, अब इस सीस्मोग्राफ के अंदर हम दो स्केल्स पढ़ते हैं। दो स्केल कौन कौन से होते हैं? एक होता है भैया आपका रिक्टर स्केल, दूसरा होता है भैया आपका मर्केली स्केल। अब आपके पास कई बार यहां से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है कि भैया दोनों स्केल्स में फर्क क्या है, वो आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, फटाफट समझो, अब यहां लिखता हूं मैं। तो रिक्टर स्केल जो है मेरा, वो भैया क्या करता है? सर दिस इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू मेजर द मैग्नीट्यूड। ये क्या नापेगा भैया? मेरा मैग्नीट्यूड। आप पढ़ते हो ना कि भैया जो अर्थक्वेक आया उसका मैग्नीट्यूड था 5, उसका मैग्नीट्यूड था 6, उसका मैग्नीट्यूड था 4.8, वो क्या है? आपका रिक्टर स्केल की रीडिंग है। यानी रिक्टर स्केल इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। तो भैया 0 से लेकर के 10 तक मेरी रीडिंग होती है रिक्टर स्केल पे, और उसमें मैं मेजर करता हूं अपना अर्थक्वेक। आपने कहा ठीक है सर। दूसरा जो स्केल होता है वो होता है मेरा मर्केली स्केल, एंड मर्केली स्केल इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू मेजर द इंटेंसिटी। ये बताएगा कि जो अर्थक्वेक आया उसकी इंटेंसिटी क्या थी, उसने डैमेज कितना किया, कितनी बिल्डिंग्स उसने कर दी, कितनी कितनी ज्यादा लोग मर गए उसकी वजह से, क्या इंटेंसिटी कितनी थी। तो वो होता है भैया आपका मर्केली स्केल। और इसकी जो आपको रीडिंग देखने को मिलेगी भैया, वो रीडिंग देखने को मिलेगी फ्रॉम 1 to 12। तो रीडिंग भी याद रखनी है आपको 1 to 12 एंड 0 to 10। कहीं 0 to 9 भी लिखा रहता है, कहीं 1 to 9 लिखा है, बट इन फैक्ट्स पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो रिक्टर स्केल, अब रिक्टर स्केल की जो मेरी रीडिंग होती है बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम 0 to 10, ये काम कैसे करती है? जैसे मैंने यहां से 0 से लेकर के 10 तक नंबर लिख देता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10। अब मैंने आपसे कहा कि ये जितने भी मेरे नंबर्स हैं ना, ये 10 की पावर्स में काम करते हैं। रिक्टर स्केल की जो भी है भैया आपकी रीडिंग, वो क्या करती है? पावर्स में काम करती है। ये मेरा क्या है भैया? 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, up to 10 to the power 9। तो अगर मैंने आपसे बोला कि भैया कहीं पे जो अर्थक्वेक आया ना उसकी रिक्टर स्केल पर रीडिंग 5 थी, और दूसरी जगह पे जो अर्थक्वेक आया भैया उसकी जो रीडिंग थी वो क्या थी? 9 थी, तो कितना फर्क था इनमें? इनके मैग्नीट्यूड में कितना फर्क था? तो आप 10 की पावर्स में देखोगे कि भैया दैट इज 10 टू द पावर 4 टाइम्स ज्यादा मैग्नीट्यूड है उसका, जो 10 टू जो जिसका रिक्टर स्केल कितना है? 9 है, यानी कि उसका भैया जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 10 टू द पावर 4। मैंने आपसे बोला कि भैया एक रिक्टर स्केल का मेरा आया और 3 रिक्टर स्केल का आया, वो कितने टाइम स्ट्रॉन्गर होगा? कितने टाइम स्ट्रॉन्गर होगा? आप बोलोगे सर 10 टू द पावर 2, यानी कि 100 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन द अर्थक्वेक, जिसकी रिक्टर स्केल पर रीडिंग क्या है? 1 है। कौन सा वाला? 3 वाला। तो इस तरीके से आप देखेंगे रिक्टर स्केल इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग द मैग्नीट्यूड, एंड मर्केली स्केल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी और द डैमेज ऑफ द अर्थक्वेक। तो ये बेसिक्स थे अर्थक्वेक के, ये जरा फटाफट से देख लेते हैं, फिर मैं आपको इस टॉपिक की गहराइयों में लेके चलूंगा। तो आइए जरा समझते हैं।
कि अर्थक्वेक क्या है कि सर सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द सीस्मिक वेव्स। सीस्मिक वेव्स कहां से आती हैं? जनरेटेड ड्यू टू द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ की क्रस्ट में। जो आपके शैलो फोकस अर्थक्वेक होंगे, डोंट गो फॉर द वर्ड शैलो फोकस और ये मैं आगे सब बताऊंगा। फिर दूसरा अपर मेंटल से रिलीज होती है, हमने कहा ठीक है। सीस्मोग्राफ क्या है सर? सीस्मोग्राफ और सीस्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है और रिकॉर्ड करता है हमारे किसको? अर्थक्वेक्स को। ऑलरेडी बता चुका हूं, पीडीएफ पे ज्यादा ध्यान दे देंगे हम। चलो, फोकस और एपिसेंटर क्या है? मैंने बोला कि भैया फोकस इज द पॉइंट वेयर दिस एनर्जी इज रिलीज। जहां एनर्जी रिलीज होती है अर्थक्वेक की, जहां से वेव बनना शुरू होती है, उसको हम बोलते हैं फोकस और हाइपोसेंटर। ठीक है, फोकस और हाइपोसेंटर। अब ये क्या है? मैंने कहा यहां मेरा फोकस है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इन द कॉन्टिनेंट प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में जब भी आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होंगी, ट्रांसवर्स बाउंड्री होंगी, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज होंगी, तीनों में क्या होगा? एक फॉल्ट बनेगा, एक क्रैक बनेगी। और ये जो भी फोकस होता है आपका, दैट ऑल दिस फोकस ऑलवेज जनरेट्स ऑन दोस क्रैक्स। ये क्रैक बनती है आपकी, चाहे डाइवर्जेंट बाउंड्री हो, चाहे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हो, चाहे कौन सी हो भैया आपकी, कोई भी बाउंड्री हो, तीनों में से वहां पे क्या होगा? एक फॉल्ट बनता है और इसी फॉल्ट पे आपका फोकस बनता है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। आपने कहा ठीक है, इस फोकस के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज एपिसेंटर। ठीक है, और ये हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये आप देख सकते हो कि फॉल्ट पे हमेशा क्या बनेगा? फोकस बनेगा। और फॉल्ट का है, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, जो क्रैक डेवलप होता है इन द व्हेन बाउंड्रीज कन्वर्ज, डाइवर्ज और ट्रांसफॉर्म, मूव पैरेलल टू ईच अदर। तो तीनों में क्या होगा? फोकस जनरेट होगा एंड द पॉइंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस फोकस इज नोन एज एपिसेंटर, वेयर दिस सीस्मिक एक्टिविटी इज फर्स्ट रिसीव्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज दिस पॉइंट। ठीक है, अच्छा। अब दूसरी चीज पे आते हैं, ऑलरेडी समझा चुका हूं कि द पॉइंट ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस। ठीक है, फर्स्ट सरफेस पॉइंट टू एक्सपीरियंस द अर्थक्वेक वेव, वो है मेरा एपिसेंटर। आपने कहा ठीक है, ऐसी लाइन, अब आइसोथर्म मैंने पढ़ाया था। ठीक है, आइसो बार पढ़ाया था कि एन इमेजिनरी लाइन विद जॉइंट्स प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर, इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर नोन एज आइसोथर्म्स। तो एक ऐसी लाइन जो उन सब पॉइंट्स को अर्थ की सरफेस पर कनेक्ट करती है जहां पे इंटेंसिटी सेम है, किसकी? अर्थक्वेक की, उसको क्या बोल देते हैं? आइसोसीस्मिक लाइन। सो नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, आइसोथर्म, ये सारी चीजें हमें समझ आती है। फिर आते हैं मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक पे। अब बॉयज एंड गर्ल्स, मेजरमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया। एक होता है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या नापेगा? मैग्नीट्यूड। दिस इज नोन एज द मैग्नीट्यूड स्केल। मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। मैग्नीट्यूड कहां से भैया? 0 से लेकर 10 तक है। और 1 2 3 4 में क्या मतलब होता है? 10 टू द पावर्स का मतलब होता है कि अगर 1 है और मेरा 4 है तो वो 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, अच्छा। मर्केली स्केल क्या है भैया? ये नापेगा इंटेंसिटी स्केल और इसको बोल देते हैं मर्केली स्केल। एन इटालियन सीस्मोलॉजिस्ट थे जिनके नाम पे ये बना। द इंटेंसिटी स्केल टेक्स इनटू अकाउंट द विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट। इसकी रेंज होती है 1 से लेकर के 12 तक। तो इतनी बात समझा दी। अर्थक्वेक क्या है, किस फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, कहां जनरेट होते हैं, जनरेट होने के बाद भैया उनको हम मेजर कैसे करते हैं, उनके फोकस और एपिसेंटर क्या होते हैं। दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स ऑफ अर्थक्वेक। अभी तो शुरू हुआ है आपका अर्थक्वेक। ठीक है, अब शुरू होगा आपका अर्थक्वेक असली जो हमें पढ़ना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं। अच्छा, फिर कुछ टर्म्स आपने सुने होंगे, फोर शॉक्स एंड आफ्टर शॉक्स, है ना। हम कभी भी जैसे हल्का फुल्का अर्थक्वेक आया, जैसे दिल्ली में भी कई बार आता है, आपके आसपास इंडिया में आता है, आप न्यूज देखते हो तो आप बोलते हो आफ्टर शॉक्स आए। आफ्टर शॉक जैसे आपको नाम से पता लग रहा है कि भैया जब भी आपका अर्थक्वेक आकर के चला जाता है, जो भी मेजर और मॉडरेट अर्थक्वेक अपना आकर के चला गया, उसके बाद क्या होता है? लेसर रीडिंग के कुछ आफ्टर शॉक्स आते हैं, उनको हम बोल देते हैं क्या भैया? आफ्टर शॉक्स। यानी यूजुअली अ मेजर और मॉडरेट अर्थक्वेक ऑफ शैलो फोकस इज फोकस्ड बाय मेनी लेसर साइज अर्थक्वेक, और उनको बोल देते हैं आफ्टर शॉक। और फोर शॉक्स क्या होंगे? अर्थक्वेक के आने से पहले के जो झटके होते हैं उन्हें हम बोल देते हैं फोर शॉक्स, एज यू अंडरस्टैंड बाय द नेम फोर शॉक्स एंड आफ्टर शॉक। क्या माइल्ड अर्थक्वेक प्रीसीडिंग द वायलेंट शेकिंग मूवमेंट ऑफ एन अर्थक्वेक इज नोन एज फोर शॉक। तो कोई भी आपसे पूछता है आफ्टर शॉक्स क्या है, कि सर अर्थक्वेक जाने के बाद के जो झटके आते हैं ऑफ लेसर मैग्नीट्यूड, वो क्या है? आफ्टर शॉक है। फोर शॉक्स क्या है? अर्थक्वेक आने के पहले जो थोड़ा सा वायलेंट शेकिंग आती है उसको हम बोल देते हैं फोर शेक। अच्छा, स्वाम्स क्या होते हैं? दीज आर द वंडरफुल टर्म्स। एग्जामिनर पूछ लेगा भैया स्वाम इज द टर्म रिलेटेड टू, ऐसे ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। तो होता क्या है कि भैया जब भी आपके, देखो बात को समझो, बात को समझो। सबसे पहले मैंने बात करी आफ्टर शॉक्स की, दूसरी बात कर ली हमने फोर शॉक्स की। इन दोनों में क्या हो रहा था कि आपका मेजर अर्थक्वेक आ रहा है, उसके पहले और बाद के इफेक्ट्स हैं। बट स्वाम्स में क्या होगा? देयर इज नो मेजर अर्थक्वेक, कोई भी मेजर अर्थक्वेक नहीं होगा, आपके एक सीरीज आती रहेगी झटकों की, उसको हम बोल देते हैं क्या? स्वाम्स। यानी देयर इज नो मेजर अर्थक्वेक बट अ सीरीज ऑफ माइल्ड अर्थक्वेक्स।
अ सीरीज ऑफ माइल्ड अर्थक्वेक्स, भाई एक के बाद बहुत ही माइल्ड अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, ज्यादा डैमेज नहीं कर रहे बट वो आए जा रहे हैं, और कोई भी मेजर अर्थक्वेक नहीं आ रहा, उसको हम बोल देते हैं स्वाम्स। स्वाम्स इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ माइल्ड अर्थक्वेक। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि स्वाम्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द वोल्केनिक एक्टिविटी। अब आपको पता है जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी भैया, वॉल्केनिक एक्टिविटी में क्या है, आपकी रॉक्स ट्रेवल करके आती हैं, जिसको आप मैग्मा बोल देते हो। मैग्मा क्या है, मोल्टन रॉक्स है। तो रॉक्स जब आती हैं ऊपर, जब कन्वेक्शन करंट्स राइज होते हैं वो ऊपर आती हैं, तो आपका रॉक स्ट्रेटा चेंज होता है, तो उसकी वजह से क्या है, एनर्जी रिलीज होती है, और उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा आपके डैमेजेबल अर्थक्वेक्स नहीं आएंगे, बट देयर इज ऑलवेज अ सीरीज ऑफ अर्थक्वेक। देयर इज नो मेजर अर्थक्वेक बट देयर इज अ कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ अर्थक्वेक, उसको हम बोल देते हैं स्वाम्स। सो दीज आर द बेसिक टर्म्स। कि गलती से आपका एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि भाई स्वाम्स क्या है, इतनी सिंपल चीज हम छोड़ें क्यों। तो ये मैंने डाल दी थी आपकी नॉलेज के लिए। इसके बाद इंटेंसिटी में लेके चलता हूं टॉपिक को। तो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल अर्थक्वेक्स may occur in a region for months without a major earthquake. Such series of earthquakes are known as swarms. Earthquake associated with volcanic activity often occur in swarms. Earthquake swarms can serve as markers for the location of the flowing magma, कि भाई जहां से मैग्मा फ्लो होता है वो लोकेशन को मार्क कर देते हैं, तो स्वाम्स होते हैं जो एक सीरीज आ रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं जी कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक। अब जरा समझेंगे बहुत अच्छे से। अब बात करेंगे कॉजेस की। कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, देखो भैया दो तरीके के कॉजेज होते हैं मेरे। एक होता है भैया मेरा मैन मेड कॉजेज, जो हमारी एक्टिविटीज की वजह से आ रहे हैं। दूसरा होता है भैया नेचुरल, एक नेचुरल एक मैन मेड। अब भैया नेचुरल कॉजेज में हम बात करेंगे सबसे पहले, तो जरा समझेंगे, बात करेंगे तो समझेंगे कि सबसे पहले भैया कॉज होता है आपका फॉल्ट जोन्स। कौन सी जोन्स, फॉल्ट जोन्स। अब फॉल्ट जोन्स क्या है वो समझो मेरे से। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारी दो प्लेट बाउंड्रीज जो है, ठीक है, वो डाइवर्स करती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई वन प्लेट, दिस इज माई सेकेंड प्लेट। मैंने आपको समझाया था कि जब भी ये क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। ये डाइवर्ज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ अर्थ जो भी, यहाँ जो पॉइंट होगा इनका बाउंड्री मीट, वहां पे क्या होगा, एक क्रैक डेवलप होगा, एक फॉल्ट डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, एक फॉल्ट। अब जब फॉल्ट डेवलप हो जाएगा तो उसमें से धीरे धीरे क्या आना शुरू होगा, अंदर से जो अर्थ का मैग्मा है वो फ्लो होना शुरू होगा। और जब मैग्मा फ्लो होना शुरू होगा तो भैया वहां पे अर्थक्वेक आएंगे ही आएंगे। दूसरा मैंने आपको बताया था भैया मेरी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, जब मेरी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती है तो वहां पे क्या होता है, मेरे भैया क्या बनते हैं, फॉल्ट्स बनते हैं, ट्रेंचेस बनते हैं। अब जब यहां फॉल्ट्स बनेंगे यहां भी अर्थक्वेक आएगा। सो जो बाउंड्री जोन जहां भी होगी मेरी, चाहे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में, चाहे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में, या तीसरा मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में क्या होता था कि भैया नो द प्लेट्स डजंट कोलाइड विद ईच अदर बट दे मूव पैरेलल टू ईच अदर एंड देयर इज नो, ठीक है, बट ये क्या है, ये भी क्रैक्स डेवलप करते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। तो यहां भी क्या होगा, आपका अर्थक्वेक आएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर जहां भी प्लेट मूवमेंट्स मेरे होंगे दे विल ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्ट्स एंड वेयर एवर देयर विल बी जनरेशन ऑफ द फॉल्ट्स। कि भैया आप खुद सोचो ना कि अर्थ में, अब मैं आपसे एक सिंपल सी चीज कहूं, एक सिंपल सी चीज सोचो। मैंने आपसे कहा कि भैया आपने कहा है एक स्टीम है, ठीक है, आपके पास कोई ये एरिया है, ये पूरा आपने कवर कर रखा है, इसके अंदर क्या है, हॉट एयर है, बट दिस हॉट एयर कांट एस्केप क्योंकि ये पूरा कवर्ड है। बट एज सुन एज आपने क्या देखा कि बिकॉज ऑफ समथिंग, यहां पे क्या है, एक क्रैक डेवलप हो गया, तो इस क्रैक से क्या होगा, एकदम से पूरी हॉट एयर जो है वो बाहर आ जाएगी। इन द सेम सेंस इसी का मतलब होता है जो ये फॉल्ट जोन्स आपकी बन रही है कि अर्थ जो है भैया वो क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। अर्थ की जो सरफेस है वो कंटिन्यूअस नहीं है, उसमें क्या है, फॉल्ट्स हैं, फ्रैक्चर्स हैं, जो प्लेट मूवमेंट्स की वजह से बनते हैं, और उन्हीं की वजह से भैया मेरा बनता है अर्थक्वेक। अगर 1% भी किसी को कंफ्यूजन आ रहा हो तो भैया मेरी प्लेट टेक्टोनिक्स वाली क्लास देख करके आ जाना, बाकी इतना आएगा नहीं, कोई आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा भैया मेरा प्लेट टेक्टोनिक्स। अब प्लेट टेक्टोनिक्स में मैंने तीन चीजें पढ़ाई थी आपको। सबसे पहले पढ़ाई थी मैंने भैया कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट बाउंड्री में दो प्लेट्स मिलेंगी, आपकी दो प्लेट्स मिलेंगे भैया, क्या बनेंगे, मैंने बताया था आपको कि आपके फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, आपके एंडीज हो गए, रॉकीज हो गए, हिमालय हो गए, ये सब क्या है, कन्वर्जेंट बाउंड्री से मिल रहा है। आपने कहा बिल्कुल। तो ये था, मैंने तीन पढ़ाई थी इसमें, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल में क्या होगा, ठीक है, उसमें फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। मैंने बोला था ओशियनिक, और ओशियनिक में क्या होगा, ओशियनिक और ओशियनिक में क्या होगा, जो ज्यादा साइज में बड़ी होगी वो क्या होगी, उसके नीचे सबडक्ट करेगी। अब सबडक्ट करेगी तो वोल्केनो आएगा, अर्थक्वेक आएगा। तीसरी भैया मैंने बताई थी आपको कौन सी, ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल। मैंने बताया था कि ओशियनिक प्लेट क्या है मेरी, डेंसर है,
डेंसर है क्योंकि सीमा की बनी है, तो डेंसर है तो भैया वो क्या करती है, सबडक्ट करती है, और सबडक्ट करती है तो वहां पे भी क्या है, अर्थक्वेक और वोल्केनोज आएंगे। अच्छा, दूसरा मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स बताया था आपको, डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री मैंने आपको बताया था कि भैया आपका क्या होगा, मिड ओशियनिक रिजेस बनेंगे, फॉल्ट्स बनेगा, मिड ओशियनिक रिजेस बनेंगे, और उन मिड ओशियनिक रिजेस से क्या आएगा, आपका मैग्मा बाहर आएगा। बिल्कुल बढ़िया सर। तीसरा बताया था मैंने आपको, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। तो ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, वोल्केनो नहीं होगा, बट देयर विल बी अर्थक्वेक बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, जैसे आपके सैन एंड्रियास में आया था। तो दो रीजन हो गए, फॉल्ट हो गया, प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया। तीसरा है भैया आपका वोल्केनिक एक्टिविटी। तब से मोड़ मार रहा हूं मैं कि वोल्केनिक एक्टिविटी होगी तो अर्थक्वेक आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका क्या होता है, मैग्मा मूव होता है। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया सर। तो ये तीन रीजंस जो है भैया, मेरे क्या रीजंस हो गए, दीज आर द रीजंस जिनकी वजह से मेरा क्या है, अर्थक्वेक आता है। फिर कई बार क्या होता है, आपके लैंडस्लाइड्स होते हैं, उनकी वजह से भी अर्थ आपकी शेक करती है। तो लैंडस्लाइड ऑल्सो बिकम अ नेचुरल फैक्टर फॉर द अर्थक्वेक। तो ये सारे फैक्टर्स हैं भैया, जो फॉल्ट जोन है, प्लेट टेक्टोनिक्स है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज हैं, इनकी वजह से मेरे क्या आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं। अच्छा, मैन मेड फैक्टर्स क्या है, जैसे कि भैया मैंने करा क्या, न्यूक्लियर टेस्ट। अपन लोगों ने करा न्यूक्लियर टेस्ट। अब आप जब भी न्यूक्लियर टेस्ट करोगे तो आपको पता है कि भैया ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी क्या करती है, अर्थ को शेक करती है, तो उसकी वजह से आपका क्या आएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। दूसरी बात मैंने आपको बताई, माइनिंग। माइनिंग में भी सेम, आप ब्लास्ट करते हो तो अर्थ की सरफेस भैया क्या होती है, मूव करती है। तीसरा भैया आपके डैम्स, या आप कहो क्या, रिजर्वायर्स। रिजर्वायर, अब जब भी आपके डैम्स और रिजर्वायर्स होंगे भैया, जब भी आपके डैम्स और जहां रिजर्वायर होंगे वहां भी क्या होगा, आपका अर्थक्वेक आएगा। कैसे आएगा, बात को समझो। जब हम डैम्स बनाते हैं तो भैया हम बहुत सारा वाटर स्टोर करते हैं, बहुत सारा वाटर स्टोर करते हैं, फिर उस वाटर को हम जब एक साथ छोड़ते हैं तो हमारी अर्थ की सरफेस जो है वो शेक करती है। जैसे आपका कोयना डैम इन महाराष्ट्र, उसकी वजह से अर्थक्वेक आया था। चाइना भैया, चाइना ने एक ऐसा डैम बनाया है जिससे अर्थक्वेक तो छोड़ो, अर्थ की रोटेशन स्पीड मिली सेकंड से कम हो गई है। तो ये सब रीजंस क्या है, ये भी आपके अर्थक्वेक के रीजंस बन जाते हैं। हमने कहा ठीक है सर, न्यूक्लियर टेस्ट हो गया, माइनिंग हो गया, फॉर्मेशन ऑफ डैम्स एंड स्टोरेज इन वाटर इन द रिजर्वायर आल्सो बिकम्स वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर द अर्थक्वेक। तो ये मैन मेड और नेचुरल कुछ हमारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे अर्थक्वेक इंड्यूस होते हैं। तो जरा आइए फटाफट से मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। तो कॉजेस क्या है अर्थक्वेक के, सबसे पहला फॉल्ट जोन, प्लेट टेक्टोनिक्स, वॉल्केनिक एक्टिविटी, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, माइनिंग, आर्टिफिशियल लेक, जैसे आप रिजर्वायर बनाते हो, न्यूक्लियर टेस्ट, दीज आर द मैन मेड कॉजेस। अब जरा थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूं। फॉल्ट जोन्स है भैया, इमीडिएट कॉज ऑफ शैलो अर्थक्वेक्स इज द सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेस अलोंग अ क्रैक इन द अर्थ क्रस्ट। क्रैक किससे जनरेट होती है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। ये चीज मैं बता चुका हूं, आपने कहा ठीक है। सडन स्लिपिंग ऑफ रॉक फॉर्मेशन अलोंग फॉल्ट रप्चर, ठीक है, इन द अर्थ क्रस्ट हैपेंस ड्यू टू द कांस्टेंट चेंज इन वॉल्यूम एंड डेंसिटी। मैंने बताया था कि जब आपकी प्लेट सबडक्ट करेगी, मेल्ट होगी, मेल्ट होने के बाद उसकी वॉल्यूम डेंसिटी चेंज होगी, वो बाहर आएगी, और वही फॉल्ट जोन में आपके क्या बनेंगे, अर्थक्वेक्स बनेंगे। जितनी लंबी आपकी फॉल्ट होगी, जितनी वाइडर फॉल्ट होगी, उतना बड़ा आपका अर्थक्वेक आएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। अच्छा, अब फॉल्ट जोन्स में भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वही चीज यहां लिखी है कि सबसे लॉन्गेस्ट रप्चर्स जो बनते हैं फॉल्ट जोन के, वो बनते हैं मेरे कन्वर्जेंट बाउंड्री पे। इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक मेरे को कहां देखने को मिलेंगे, कन्वर्जेंट बाउंड्री पे। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। अच्छा, लॉन्गेस्ट रप्चर्स ऑन स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट होते हैं वो इसके हाफ या वन थर्ड होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, वही चीज है कि भाई सबसे पावरफुल किसमें होंगे, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में, उसके बाद ट्रांसफॉर्म में होंगे, और सबसे कमजोर अर्थक्वेक मेरे किसके हैं, डाइवर्जेंट के हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था डाइवर्जेंट में जो भी अर्थक्वेक है वो मेरे शैलो फोकस है, और मैंने आपको बताया था कन्वर्जेंट में जो भी है भैया वो डीप फोकस है। ये भी चीज हमें याद रखनी है। अच्छा, जो फॉल्ट रप्चर्स जो अलोंग द डाइवर्जेंट बाउंड्री बनते हैं वो शॉर्टर बनते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे सबसे इंटेंसिटी वाले कहेंगे कन्वर्जेंट में, फिर ट्रांसफॉर्म में, और उसके बाद आएंगे भैया तीसरे नंबर पे मेरे डाइवर्जेंट बाउंड्री में। ये पढ़ाई हुई चीजें बता रहा हूँ, बस यहाँ असेंबल कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसीलिए मैं तेज चल रहा हूँ। अच्छा, फिर आते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स भी रिस्पॉन्सिबल है। हमने कहा कि भाई जब भी लैंड स्लिप करता है अलोंग द फॉल्ट लाइन, चाहे वो कन्वर्जेंट हो, डाइवर्जेंट हो, या ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज हो, अर्थक्वेक्स आते हैं। रिवर्स फॉल्ट्स में किसको बोलता हूं, कन्वर्जेंट बाउंड्री को। कन्वर्जेंट बाउंड्री आर एसोसिएटेड विद द मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक्स, ऑलरेडी टोल्ड यू। मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक हमेशा कहां पे आएंगे, आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे आएंगे। हमने कहा ठीक है, जो भी 8 या 8 से ज्यादा मैग्नीट्यूड के आपने अर्थक्वेक देखे हैं, वो सारे के सारे अर्थक्वेक किसकी वजह से आए हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री पे आए हैं आपके, ठीक है जी। फिर मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक अकर एट सबडक्शन जोन, जब भी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती है, मेरा सबडक्शन होता है, पढ़ा चुका हूं। वेयर वन टेक्टोनिक प्लेट इज फोर्स्ड अंडरनीथ अनदर, जैसे आपका 2004 का इंडियन ओशियन में अर्थक्वेक आया था ऑन द कोस्ट ऑफ द इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं, वो इसी कन्वर्जेंट प्लेट्स की वजह से आते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद आएंगे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स,
जिनको आप बोलते हो भैया कौन से ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स कैन प्रोड्यूस मेजर अर्थक्वेक, जिनका 8 तक मैग्नीट्यूड होगा, 8 से ऊपर इनका नहीं होगा, वो कन्वर्जन बाउंड्री में होता है। जैसे आपका सैन एंड्रियास फॉल्ट में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहां पे भैया आपकी जो नॉर्थ अमेरिका प्लेट है और पैसिफिक प्लेट है वो क्या करती है, पैरेलली मूव करती है, और उसकी वजह से वन ऑफ द डेडलिएस्ट अर्थक्वेक आपके सैन एंड्रियास में आया था। अच्छा, जो नॉर्मल डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है उनका 7 से कम मैग्नीट्यूड आपको देखने को मिलेगा, दे आर द लीस्ट डिस्ट्रक्टिव। चलो, उसके बाद आएंगे वोल्केनिक एक्टिविटी इज आल्सो रिस्पांसिबल। तो भैया वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक जो होते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी के, वो ज्यादा सीवियर नहीं होते एंड मोर लिमिटेड इन एक्सटेंट। हमने कहा ठीक है, अर्थक्वेक इन वोल्केनिक रीजन आर कॉज्ड बाय द कॉन्सिक्वेंट रिलीज ऑफ, जो आपका मैग्मा निकलता है उसकी वजह से आपके अर्थक्वेक्स आते हैं। और ऐसे जो अर्थक्वेक्स होते हैं कैन सर्व एज एन अर्ली वार्निंग, कि भाई कहां पे वोल्केनिक इरप्शन होने वाला है, उससे पहले अर्थक्वेक आ जाते हैं, वो हमें एक इंडिकेशन देते हैं। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका 1980 का इरप्शन जो हुआ था माउंट सेंट हेलेंस, वहां अर्थक्वेक आया था। माउंट सेंट हेलेंस कहां पर है, आपके यूएसए में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अब जरा चलते हैं आगे और बात समझते हैं ह्यूमन इंड्यूस। ह्यूमन इंड्यूस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भैया वो अर्थक्वेक, माइनर अर्थक्वेक ट्रिमर्स दैट आर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे माइनिंग हो गया, लार्ज स्केल पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन हो गया, आर्टिफिशियल लेक्स हो गए। 6.3 मैग्नीट्यूड का कोयना नगर में अर्थक्वेक आया था आपका महाराष्ट्र में 1967 में, ऑलरेडी बता चुका हूं, नियर द कोयना डैम, एंड क्लेम्ड मोर देन 150 लाइव्स। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं। उसके साथ साथ 2008 में सिचुआन चाइना के अंदर आपका अर्थक्वेक आया था, which caused approximately 60,000 deaths is another possible example। ये भी क्या है, मैन मेड फैक्ट्री की वजह से आया था। कंस्ट्रक्शन एंड फिलिंग ऑफ द जिपिंगपू डैम, जो जिपिंगपू डैम है आपका, उसकी वजह से एक बहुत सीवियर अर्थक्वेक आया था, जो मैन मेड अर्थक्वेक है। हमने कहा ठीक है, चलिए अब जरा चलते हैं आगे और समझते हैं फिर से कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें। तो अब तक भैया फटाफट रिवाइज देता हूं मैं क्विक। अर्थक्वेक समझा हमने, earthquake is what sir, it is sudden release of energy from the crust and the upper mantle। आपने कहा ठीक है। दूसरा भैया हमने समझा कि इसका फोकस क्या है, पॉइंट फ्रॉम वेयर एनर्जी इज रिलीज। फिर हमने समझा एपी सेंटर, ये ऐसा पॉइंट है सरफेस पर जहां सबसे पहले अर्थक्वेक आता है, परपेंडिकुलर टू द फोकस। आपने कहा ठीक है, नियरेस्ट टू द फोकस ऑल्सो। फिर उसके बाद हमने समझा मेजरमेंट, मेजरमेंट में भैया कौन सा, सीस्मोग्राफ यूज होता है, जो इंस्ट्रूमेंट का नाम है, और हमारा रिक्टर स्केल क्या नापेगा, मैग्नीट्यूड, और दूसरा भैया मर्केली स्केल जो था वो क्या नाप रहा था हमारा, वो नाप रहा था भैया आपकी इंटेंसिटी। उसके बाद जब हम आगे बढ़े मेजरमेंट के बाद, तो भैया मैंने आपको बताया रीजंस ऑफ अर्थक्वेक, जिसमें हमने नेचुरल और मैन मेड दोनों फैक्टर्स डिस्कस किए जिनकी वजह से हमारा अर्थक्वेक आता है, नेचुरल एंड मैन मेड कॉजेस। तो ये 4 टॉपिक अब तक हम अर्थक्वेक से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। अब जरा चलते हैं, अब कुछ बात समझेंगे हम रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। वन बाय वन समझते हैं, ध्यान देंगे, चीजों को समझिए। तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक की। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। जो भी मेरे अर्थक्वेक आते हैं भैया, उन्हें मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। सबसे पहला है भैया मेरा शैलो फोकस। कौन सा, शैलो फोकस। शैलो फोकस का मतलब होता है कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहां ड्रॉ करता हूं आपके लिए, शैलो फोकस का बॉयज एंड गर्ल्स मतलब होता है कि वो अर्थक्वेक जो भैया मेरा जीरो, यानी कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर के 70 किलोमीटर तक, फ्रॉम जीरो टू 70 किलोमीटर जिनका फोकस होगा इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, कि भैया जीरो से 70 किलोमीटर तक जिनका फोकस होगा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दे आर शैलो फोकस अर्थक्वेक। आपने कहा ठीक है, ये कहां पे आते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में आते हैं। और आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक आते हैं हमारे वो कौन से आते हैं, शैलो फोकस ही आते हैं, यानी कि 70 to 85% ऑफ द अर्थक्वेक्स जो आप देखते हो भैया वो आपके कौन से होते हैं, शैलो फोकस होते हैं। आपने कहा ठीक है। उसके बाद भैया जो भी मेरे 70 से 300 किलोमीटर तक आएंगे, 70 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक जो अर्थक्वेक आएंगे, उनको बॉयज एंड गर्ल्स हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक। इंटरमीडिएट फोकस ये कौन से हैं, 700 से 300 किलोमीटर के फोकस में आपको देखने को मिलेंगे। आपने कहा ठीक है सर, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद जो तीसरे अर्थक्वेक आते हैं मेरे, वो आते हैं कि भैया जिनका जिनका फोकस मेरा भैया कहां से 300 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर तक होता है, वो होते हैं मेरे डीप फोकस अर्थक्वेक।
डीप फोकस कौन से होंगे? जो 300 से लेकर के 700 किलोमीटर तक आते हैं, उन्हें बोल देता हूं भैया मैं डीप फोकस अर्थक्वेक। तो इतनी बात सबको समझ आई कि भैया शैलो फोकस अर्थक्वेक क्या है, हमारे डीप फोकस अर्थक्वेक क्या है, और भैया हमारे इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक्स क्या है। अच्छा, उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे, तो आपको एक चीज समझनी है। अब चीज क्या समझनी है कि जो भी मेरी इंटेंसिटी होगी अर्थक्वेक्स की, जस्ट रिमेंबर, अब देखो इंटेंसिटी से रिलेटेड दो चीज आपको समझनी है जहां पे आपका एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनना। अब तक मैंने इंटेंसिटी से रिलेटेड आपको ये चीज बताई है कि भैया कन्वर्जेंट बाउंड्री में जो अर्थक्वेक आएंगे वो सबसे सीवियर होते हैं, कि सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। दूसरा मैंने बताया ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के अर्थक्वेक दूसरे नंबर पे आते हैं अप टू द रीडिंग ऑफ 8, और 7 से कम वाले भैया आपके शैलो फोकस होते हैं। ठीक है, यानी कि वो आपके कहेंगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे आएंगे। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। बट अब आपका एग्जामिनर आपसे अगर ये चीज पूछ दे कि भैया विच अर्थक्वेक इज, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कही, बात को समझना, बहुत अच्छा पॉइंट बताऊंगा मैं जहां आपका एग्जामिनर आपको फंसाएगा। मैंने बोला भैया एक मेरा जो अर्थक्वेक है ना, वो जो है 4 उसकी रीडिंग है, जब फोकस से निकला रिक्टर स्केल 4 रीडिंग है, और मैंने आपको बोला कि जब फोकस से जो एनर्जी रिलीज हुई, चलो स्केल छोड़ो वो हम सरफेस पे मेजर करते हैं, मैंने आपको बोला कि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है फ्रॉम सम पॉइंट दैट इज 70 किलोमीटर बिलो द अर्थ। दूसरा मैंने आपको बोला कि भैया सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मेरी रिलीज हो रही है कहां से, एट अ पॉइंट विच इज 300 किलोमीटर। दो अर्थक्वेक जनरेट हुए मेरे, एक पॉइंट ए पे, एक पॉइंट बी पे। बातों को समझना, ठीक है। मैंने बोला एक पॉइंट ए पे जनरेट हुआ, एक पॉइंट बी पे जनरेट हुआ, दोनों की क्या है एनर्जी सेम रिलीज हुई है फ्रॉम दिस द फोकस ऑफ ए और फोकस ऑफ बी से सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है। तो जब सरफेस पे पहुंचेगा तो विच अर्थक्वेक विल बी मोर डेंजरस। अब आपने सोचा, अब मेरी बात पे गए आप, आपने बोला सर ने पढ़ाया था डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री मतलब डीप फोकस अर्थक्वेक्स आर मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक सर ने बोला था, सॉरी कन्वर्जेंट जो होते हैं वो डीप फोकस होते हैं और सबसे खतरनाक वही होते हैं। तो आप ये लगा के आ गए कि सर ने तो बोला था डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे, तो मैंने तो बाउंड्री की बात ही नहीं करी। गेटिंग माय पॉइंट, आई हैवंट डिस्कस्ड अबाउट द बाउंड्री हियर। मैंने बस एक पॉइंट दिया आपको कि 70 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ एंड 300 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। अब आप सिंपल सी बात बताओ, यही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी कम डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचेगी यहां, और ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचेगी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ज्यादा डिस्ट्रक्शन कौन लेकर के आएगा, ए लेकर के आएगा। तो अगर आपका एग्जामिनर आपसे भैया ये लिख करके दे दे भैया द शैलो फोकस अर्थक्वेक्स आर मोर डेंजरस देन द डीप फोकस अर्थक्वेक, तो फिर आप गलत बोल दोगे, स्टेटमेंट को नहीं बोलोगे, आप बोलोगे भैया ट्रू बात है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसने प्लेट्स की बात नहीं करी है, सेपरेटली टॉकिंग अबाउट द डेप्थ, कि यहां से अगर मैं कुछ एनर्जी भेज रहा हूं तो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो भैया ज्यादा एनर्जी पहुंचेगी ऑन द सरफेस ऑन द एपिसेंटर, और यहां से ही मैं सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी भेज रहा हूं बट ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो वेस्ट कम होगी, तो भैया यहां एपिसेंटर पे कम एनर्जी पहुंचेगी। सो रिमेंबर दीस पॉइंट्स, मेरे स्टेटमेंट पर कभी भी मुझे नहीं चाहिए आप क्वेश्चन गलत करके आओ। हाँ, व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट द बाउंड्रीज तो आप बता दोगे उसके हम भैया कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे क्या है, भले ही डेप्थ ज्यादा है बट वहां पे क्या है फ्रैक्चर ज्यादा खतरनाक डेवलप होते हैं, वहां पे ज्यादा खतरनाक अर्थक्वेक्स आते हैं व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट द बाउंड्रीज। बट इफ इट इज सिंपली टॉकिंग अबाउट द शैलो फोकस, इंटरमीडिएट फोकस एंड डीप फोकस, तो आप बोलोगे कि शैलो फोकस जो अर्थक्वेक है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है भैया, इंटरमीडिएट क्या है उसके बाद है सेकंड पे, और थर्ड क्या है डीप फोकस है। तो दोनों चीजों में एक डिफरेंस जनरेट करके प्लीज रखना आप, क्योंकि मैं खुद जब पढ़ता था मैं खूब सारा कंफ्यूजन मेरे को रहता था, टीचर बस बता देते थे कि हाँ भैया डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, तो डाइवर्जेंट प्लेट सॉरी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, डीप फोकस है, और सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं कन्वर्जेंट। तो दिमाग में चलता था कि मतलब डीप फोकस वाले ज्यादा डेंजरस होते नहीं। हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लेट्स, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस ओनली। जब प्लेट्स की बात होगी तो प्लेट्स पे देखेंगे, जब डिस्टेंस की बात होगी तो डिस्टेंस पे देखेंगे। इंटेंसिटी में यही दोनों चीज आपको याद रखनी है, हाँ एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा कि जब प्लेट की बात करें तब आप बात करो कि भाई कन्वर्जेंट, फिर ट्रांसफॉर्म, फिर डाइवर्जेंट। जब फोकस की बात करें तो सब ये ऑब्वियस सी बात है, शैलो फोकस मोर डेंजरस, देन इंटरमीडिएट, देन कम्स द डीप फोकस। सो सेपरेट बोथ द थिंग्स। चलो ठीक है, तो ये बात होगी हमारी भैया तीन तरीके के हमारे जो अर्थक्वेक होते हैं। आपने कहा ठीक है, चलिए जरा अब बात कर लेते हैं, कुछ यहाँ पे फैक्ट्स देख लेते हैं, आओ जरा। इसके बाद पढ़ेंगे अबाउट द वेव्स। वेव्स वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है आपके अर्थक्वेक का। आइए जरा, इंटरेस्टिंग क्लास है, अर्थक्वेक समझने में मजा आ रहा होगा आपको। अर्थक्वेक कहना कर एंड उनको ही, बट जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स और अच्छे से पढ़ा आज सबको रहा होगा, जो नई क्लास भी देख रहा होगा उसको ही, बट प्लीज पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थक्वेक्स कहना कर एनीवेयर बिटवीन द अर्थ सरफेस और 700 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, बट ऑलवेज रिमेंबर क्या ये कभी इनर
इनर मेंटल या कोर में जनरेट होंगे? नहीं होंगे, प्लीज रिमेंबर। अब आप कहोगे सर तो फिर तो सर बात तो यही होगी ना, 700 किलोमीटर मतलब 400 से नीचे आप एस्थेनोस्फीयर से जाते हो अब अप टू द 2700 किलोमीटर, तो सर वो तो मेंटली है। तो फिर सर 700 किलोमीटर अगर बीच में आ गया, ये भी डाउट मेरे जनरेट होता था, 700 किलोमीटर सर अगर बीच में आ गया तो ये तो ऑलरेडी एस्थेनोस्फीयर के नीचे इनर मेंटल में पहुंच गया, ठीक है। तो फिर सर ये आप कहते हो एनवायरमेंटल में जनरेट नहीं होते, नहीं, ये जो 700 किलोमीटर की रेंज आएगी ना, दैट विल बी बिकॉज ऑफ द सबडक्शन ऑफ द प्लेट्स, और वो सॉलिड रहेगा आपका। जो सबडक्शन प्लेट्स का मैंने पढ़ाया था कि भाई जब सॉलिड, जब आपकी प्लेट सबडक्ट होती है वो नीचे पहुंच जाती है अर्थ के इंटीरियर में, और फिर वो धीरे धीरे वहां के टेम्परेचर के हिसाब से क्या है मेल्ट होना शुरू होती है, तो वहां तब तक तो वो सॉलिड थी, तो वो अर्थक्वेक जनरेट करेगी, आपका इनर मेंटल नहीं कर रहा है, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। अच्छा, तो उसके साथ साथ आते हैं फॉर साइंटिफिक पर्पस अर्थक्वेक को हमने भी तीन में बांट लिया, शैलो फोकस, इंटरमीडिएट, डीप फोकस। शैलो फोकस अर्थक्वेक जो है वो अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। डीप फोकस अर्थक्वेक्स अकर विद इन द डीपर सबडक्शन जोन्स ऑफ द अर्थ, सबडक्शन जोन्स में आते हैं। शैलो अर्थक्वेक कौन है? 0 से 70, इंटरमीडिएट, डीप, तीनों बता चुका हूं। बढ़ेंगे फटाफट से आगे, यहां देख सकते हो आप डायग्राम में। ऑलवेज रिमेंबर अर्थक्वेक कहां बनेगा? जहां फॉल्ट्स बनेंगे। अर्थक्वेक कहां बनेगा? जहां फॉल्ट्स बनेंगे। फॉल्ट्स कहां बनेंगे? तीनों बाउंड्रीज में बनेंगे, बात खत्म। अर्थक्वेक का फोकस कहां होगा? फॉल्ट पे होगा। तो ये क्या है? आपकी सबडक्शन जोन है, ये आपका फॉल्ट बना, यहां से भी कोई भी अर्थक्वेक बनता है आपका। शैलो फोकस 0 to 70, इंटरमीडिएट 70 से 300, और डीप फोकस मतलब आपका उसके नीचे अप टू द डेप्थ ऑफ 700 किलोमीटर। अच्छा, जो टोटल आपके अर्थक्वेक आते हैं उसमें से मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 70 से 85% आपके अर्थक्वेक कौन से होंगे? शैलो फोकस होंगे। उसके बाद जो आपके इंटरमीडिएट फोकस है वो 12 से 15, और डीप फोकस अर्थक्वेक आपके 3 से 5% आते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि भैया डिस्ट्रक्शन कौन ज्यादा कर रहा है, आपका कौन सा कर रहा है? कन्वर्जेंट कर रहा है और शैलो फोकस कर रहा है। दूसरा आपसे पूछ रहे कि सबसे ज्यादा आ कौन से रहे, फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है, तो आप बोलोगे शैलो फोकस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसके बाद इंटरमीडिएट, और उसके बाद कौन से? डीपर अर्थक्वेक्स, ठीक है। सॉरी, देखो, अर्थक्वेक डिस्ट्रक्टिव फोर्स डिपेंड्स नॉट ओनली द एनर्जी की कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, बट ऑल्सो ऑन द लोकेशन यानी डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर एंड डेप्थ, जो मैं भी आपका एग्जांपल देके आया हूं। 24 अगस्त 2016 को दो अर्थक्वेक आए, एक 6.2 रीडिंग का आया जिसने पूरी इटली को हिला करके रख दिया, किलिंग अबाउट 300 पीपल, ठीक है। और सेम डे पे एक भैया आपके म्यांमार में अर्थक्वेक आया, उसकी रीडिंग थी 6.8। अब आप कहोगे सर रीडिंग ज्यादा है, बात समझना, सर रीडिंग ज्यादा है तो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सा होना चाहिए? म्यांमार वाला होना चाहिए। बट सबसे डिस्ट्रक्टिव ज्यादा कौन था? इटली वाला डिस्ट्रक्टिव था। अब इसका रीजन आपको पता लग गया होगा, इटली वाला ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था, मतलब सर ये शैलो फोकस था, और सर जो ये 6.8 वाला आ रहा है वो क्या था? डीप फोकस था। यही तो एग्जांपल दे रहा था मैं भी आपको, ठीक है। तो इटलीज क्वेक वाज वेरी शैलो ओरिजिनेटिंग विद इन 10 किलोमीटर, और जो म्यांमार वाला था वो 84 किलोमीटर, तो उसकी एनर्जी लूज होती है एपिसेंटर तक आते आते। बात की गहराई पे ध्यान देंगे। चलिए, स्ट्रॉन्गेस्ट आज तक की डेट में जो डीप फोकस अर्थक्वेक आया है वो आया 8.3 मैग्नीट्यूड का, जो स्ट्रॉन्गेस्ट आया आज तक। कहां पे? ओखोस्क सी में आपका, योशियो कोरुशियो। आपको करंट्स याद है? जो करंट्स पढ़ाए थे मैंने आपको, आइलैंड्स पढ़ाए थे वही, रशिया और जापान, जो आपका जापान सी है उसके ऊपर एक ये सी था, तो वहां पे सबसे ज्यादा सीस्मिक रिकॉर्ड पे आप देखोगे 8.3 रिक्टर स्केल का। फैक्ट्स पूछ सकता है आपसे, याद रखना कि डीपेस्ट वाला जो था वो भैया 8.3 का है। आप कहोगे सर ये वर्ल्ड का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक है अब तक का? नहीं, ये कौन सा है? डीप फोकस का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक है। आपने कहा ठीक है, डीपेस्ट अर्थक्वेक जो आज तक रिकॉर्ड करा गया, सबसे डीपेस्ट फोकस जिस अर्थक्वेक का है वो है भैया 4.2 रिक्टर स्केल का। कहां पे? वनुआतु एट अ डेप्थ ऑफ 735.8। अब ये प्लेस कहां पे है? वनुआतु। जब आप देखोगे भैया यहाँ मेरी ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद यहाँ किरिबास आइलैंड आते हैं, तो इसी को नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे एक कंट्री पड़ती है 13 आइलैंड्स की मेरी, उसको मैं बोलता हूँ क्या? वनुआतु। तो वहां पे अर्थक्वेक आया था, ठीक है। तो वो किसी वजह से आया था? बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंट प्लेट्स, और वो सबसे डीपेस्ट अर्थक्वेक है आज तक की डेट का। तो जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं यहाँ डाल रहा हूँ। अच्छा, वदाती बेन्यूऑफ जोन, अब आप सोचोगे बड़ी खतरनाक सी जोन है, तो इसका ये जो भी आपकी सबडक्शन जोन होती है उसी को बोलता हूं मैं वदाती बेन्यूऑफ जोन। नए नए टर्म्स इसलिए डाल रहा हूं आपके लिए कि एग्जामिनर कभी कंफ्यूज करे तो आप ना हो, ठीक है। अलोंग विच अर्थक्वेक्स आर वेरी कॉमन, मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक जो आते हैं वो इसी पे आते हैं, ठीक है। मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक कन्वर्जेंट बाउंड्री पे आते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री पे ही बनती है कौन सी? आपकी वदाती बेन्यूऑफ जोन, ऑलरेडी बता चुका हूं। डिफरेंशियल मोशन अलोंग द जोन प्रोड्यूसेस न्यूमरस अर्थक्वेक, फोकियाई ऑफ विच मे बी एज डीप एज 700 किलोमीटर, बता चुका हूं। वदाती बेन्यूऑफ जोन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय सबडक्शन। सबडक्शन कब होगा? ओशियनिक कॉन्टिनेंटल या ओशियनिक ओशियनिक प्लेट्स आपकी टकराएंगी, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल जैसे आपका हिमालयन फॉल्ट और स्लिप फॉल्ट्स, डाउन गोइंग प्लेट, ओशियन ओशियनिक और कन्वर्जेंट, तो वहां पे क्या होगा भैया? आपका सबडक्शन जोन्स बनेंगे, ऑलरेडी पढ़ा चुका था। चलिए, अब जरा बात करेंगे आगे चल के भैया अपनी सीस्मिक वेव्स की। तो टाइप समझ में आ गए, शैलो फोकस, डीप फोकस और इंटरमीडिएट फोकस। तीनों में कौन सा डेंजरस है? प्लेट बाउंड्रीज के बेसिस पे इंटेंसिटी किसकी ज्यादा कम होती है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सा ज्यादा खतरनाक था?
एवरीथिंग इन डिटेल आई हैव कवर्ड टिल नाउ। और अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज 10 से 12 मिनट और कहो 15 मिनट शांति से बैठना, शांति से, क्योंकि ये बहुत फेवरेट टॉपिक है और क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपको लगता है आप सही कर रहे हो, आप जो पढ़ के गए हो आपने सही पढ़ा है। मोस्टली बहुत गलत इंफॉर्मेशन इस टॉपिक के बारे में लोगों को रहती है, दूसरी आपको लगेगा आप सही कर रहे हो क्वेश्चन, बट आप गलत कराओगे उस क्वेश्चन को। तो प्लीज, ये बहुत फोकस का टॉपिक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सीस्मिक वेव्स। अब बात करेंगे किसकी भैया, सीस्मिक वेव्स की। एक सेकेंड, एक घूंट पानी पी लेता हूं मैं, फिर शुरू करते हैं भैया सीस्मिक वेव्स। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट सीस्मिक वेव्स। सीस्मिक वेव्स क्या है? दीज आर द वेव्स। मैंने बोला कि अर्थक्वेक क्या है, सबसे पहले मैंने बोला था अर्थक्वेक क्या है। अब मैंने बोला था अर्थक्वेक इज द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ, सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ बाय द रिलीज ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। बट जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन वेव्स के फॉर्म में होती है। तो ये जो वेव जिनके फॉर्म में एनर्जी ट्रेवल करती है फ्रॉम फोकस टू द एपिसेंटर एंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दीज वेव्स आर नोन एज सीस्मिक वेव्स। कि भैया जो वेव्स मेरी एनर्जी लेकर के आती हैं फोकस से एपिसेंटर और फिर सरफेस पर तबाही मचाती हैं, वही है मेरी सीस्मिक वेव्स। और इनको मैं अर्थक्वेक वेव्स भी बोल देता हूं। आपने कहा ठीक है, तो ये क्या है सर? दीज आर द waves of energy, waves of energy traveling from focus to epicenter, फिर एपिसेंटर से टू सरफेस ऑफ अर्थ। तो मेरी ये वेव्स हैं कि भैया जो क्या करती हैं वो भैया ट्रेवल करती हैं। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कोई टेंशन ही नहीं है। उसके बाद क्या होता है, ये सीस्मिक वेव्स, अब कोई भी वेव है, आपको पता है हम लाइट पढ़ते हैं, लाइट में हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है वेव्स का। लाइट वेव रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, रिफ्रैक्ट भी करती है। रिफ्लेक्शन क्या है कि भाई जब भी किसी भी शाइनी सरफेस से टकराएगी तो वो बाउंस बैक हो जाएगी, उस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। रिफ्रैक्शन क्या है, जब भी रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, जब मीडियम की डेंसिटी चेंज होगी, जैसे हमारी एयर से ग्लास में रेज आ रही है, तो क्या होगा, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, वो रिफ्रैक्शन होता है। इन द सेम वे क्या होता है, आपकी ये वेव रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्शन करती है। सीस्मिक वेव्स शो रिफ्रैक्शन, और यही रिफ्रैक्शन की वजह से हमें भैया पता लगता है अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्या पता लगता है, डिटेल में बताऊंगा मैं, कुछ भी ऐसे नहीं छोड़ के जाता, बट वो अगले टॉपिक में वेव्स के, जब मैं आपको शैडो जोन्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन की ये रिफ्रैक्ट करती है, जिससे हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पता लगता है, आप याद रखोगे। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे थे ना, सोर्सेज टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है, कौन से डायरेक्ट सोर्सेज हैं, कौन से इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। सो अर्थक्वेक वेव्स इज आल्सो अ डायरेक्ट सोर्स व्हिच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आपने कहा ठीक है सर, ये हम यूज करते हैं भैया, ये होती है मेरी सीस्मिक वेव्स। आपने कहा ठीक है। अब ये अर्थक्वेक वेव्स जो है आपकी प्रोड्यूस कैसे होती हैं? अर्थक्वेक जो है वेव्स आपकी प्रोड्यूस कैसे होती हैं? अब देखो सिंपल सी बात देखो, मैंने आपसे कही एक चीज, एक बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा। मैंने कहा ये मेरी अर्थ की सरफेस थी, आपने कहा ठीक है। मैंने बोला कोई भी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हुआ तो क्या होता है, एक फॉल्ट बनता है। आपने कहा ठीक है सर। अच्छा, जहां भी मेरा अर्थक्वेक डेवलप होगा वहां तक तो सॉलिड ही है मामला, चाहे लिथोस्फीयर हो या मतलब आपका मेंटल हो या आपका क्रस्ट हो। आपने कहा बिल्कुल सर। तो क्या होगा कि जब ये क्रैक डेवलप हुआ, जब एक दरार डेवलप हुई, तो इसके आसपास रॉक्स होंगी, इसके आसपास ये रॉक्स होंगी। बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। रॉक्स होंगी, आपने कहा बिल्कुल होंगी सर। अब क्या होगा, जब भी फॉर एग्जांपल इस फोकस से मेरी एनर्जी रिलीज हुई, तो दिस एनर्जी विल ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शंस, जो भी वेव्स है मेरी। अब वेव्स में क्या है, एनर्जी है, तो ये इधर भी ट्रेवल करेंगी, ये भैया इधर भी ट्रेवल करेंगी। अब ये क्या करेंगी, इस रॉक स्ट्रेटा को, ये जो रॉक स्ट्रेटा है आपका, जो आपकी सरफेस पे अर्थ की, इस रॉक स्ट्रेटा को ये ऊपर पुश करेंगी। दीज वेव्स, द एनर्जी ऑफ दीज वेव्स विल पुश दिस रॉक स्ट्रेटा अपवर्ड्स। बट होगा क्या, बट होगा क्या कि भैया ये जो रॉक स्ट्रेटा है, इस पे एक फोर्स भी लग रहा है ऊपर से, ओवरलाइंग रॉक्स का, जिसको आप एक तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स बोल लो या प्रेशर बोल लो। भाई अगर उनके ऊपर भी तो वजन है ना बहुत सारी रॉक्स का,
जैसे ही भैया ये आपकी वेव्स ओवरकम कर लेंगी इस फ्रिक्शनल फोर्स को, तो भैया ये आपका रॉक स्ट्रेटा मूव करेगा और इसी की वजह से आपका क्या होगा, अर्थक्वेक जनरेट होगा। दिस विल रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ द अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। आपने कहा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। तो भैया ये इसी तरीके से आपकी अर्थक्वेक वेव्स जनरेट होंगी। आपने कहा ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको समझना है, हम बात करेंगे यहाँ टाइप्स की, टाइप्स ऑफ वेव्स। यहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत करते हैं लोग, सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत करने वाले लोग आपको यहां मिलेंगे। तो भैया अब जरा फटाफट से प्लीज थोड़ा सा ध्यान देंगे। टाइप्स ऑफ वेव्स में भैया दो तरीके की आपकी वेव्स होती हैं। एक होती है भैया आपकी बॉडी वेव्स, और दूसरी होती है भैया आपकी कौन सी, सरफेस वेव्स। दूसरी कौन सी होती है, सरफेस वेव्स। अब सर बॉडी वेव्स में और सरफेस वेव्स में फर्क क्या है ये बता दो। मैंने आपसे कहा ये है भैया मेरा अर्थ की सरफेस, ये मेरा फोकस था अंदर। इस फोकस से भैया क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, हर डायरेक्शन में एनर्जी जाएगी, हर डायरेक्शन में एनर्जी जाएगी। ठीक है। अब जो हर डायरेक्शन में जा रही है, तो दीज वेव्स आर ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, यानी कि इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। कहां पे जनरेट हुई, इंटीरियर ऑफ अर्थ में जनरेट हुई। कोई दिक्कत इस बात से कि नहीं सर, ये तो सही, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जनरेट हो रही है। तो भैया ऐसी वेव्स जो मेरे इंटीरियर ऑफ अर्थ में जनरेट होती हैं, वो कौन सी हैं, वो ही है बॉडी वेव्स। कि आपने कहा ठीक है, सो दिस इज द रिलीज ऑफ एनर्जी, दीज आर द वेव्स विच ट्रेवल इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड आर नोन एज, इसीलिए इनको बोल देते हैं भैया बॉडी वेव्स। जैसे ये बॉडी वेव सरफेस पे आती हैं, सबसे पहले कहेंगे एपिसेंटर पे आएंगी, उसके बाद सरफेस पे आएंगी, तो एक नई सेट ऑफ वेव जनरेट करेंगी जो आपकी अर्थ की सरफेस पे मूव करेगा। जो वेव्स आपकी अर्थ की सरफेस पे मूव करेंगी, और उन्हें बोल देंगे हम सरफेस वेव्स। इतनी बात क्लियर है। अभी बहुत बेसिक बता रहा हूं, इस टॉपिक को मैं बहुत इंटेंस लेके जाने वाला हूं, क्योंकि ये टॉपिक ही मेरे को बहुत अच्छे से कराना है आपको, कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। तो बॉडी वेव्स का सबसे पहला फंडा मैंने आपको बोल दिया कि सर दीज आर द वेव्स विच ट्रेवल इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ। इतनी बात समझ में आई। आपने कहा ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि फर्दर दिस बॉडी वेव्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये जो बॉडी वेव्स हैं दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी प्राइमरी वेव्स, जिनको मैं बोल देता हूं पी वेव्स, और दूसरी होती है भैया आपकी सेकेंडरी वेव्स। दूसरी होती है सेकेंडरी वेव्स, जिनको मैंने बोल दिया एस वेव्स। आपने कहा ठीक है। सरफेस वेव्स क्या है कि सर as soon as the body waves strike the surface of the earth, they generate a new set of waves known as surface waves and they travel on the surface of the earth. तो आपसे कोई कहे कि सरफेस वेव्स ट्रेवल इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, आप क्या कहोगे, भागे यहां से, पागल मत बना। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे ट्रेवल करेंगे ये। इनको भैया दो टाइप्स में मैं बांटता हूं। तो सबसे पहली भैया मेरी कौन सी होगी, ये होती है मेरी लब वेव, और दूसरी होती है भैया मेरी रिले वेव। दूसरी वेव कौन सी होगी आपकी, रिले वेव होगी। अब आपने कहा ठीक है सर, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। दूसरी मेरी आपकी रिले वेव। अब जरा जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो बनता है भैया प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स पे, और भैया आपके लब वेव्स और रिले वेव्स पे, जो मेरे को आपको बहुत डिटेल में समझानी है। तो अब तक मैंने बस आपको इतनी सी चीज बताई कि भैया सीस्मिक वेव्स क्या है, दीज आर द वेव्स व्हिच ट्रेवल फ्रॉम द फोकस टू द एपिसेंटर एंड देन टू द सरफेस ऑफ अर्थ एंड ब्रिंग्स द एनर्जी। वो है मेरी कौन सी, उनको मैं सीस्मिक वेव्स बोल देता हूं। सीस्मिक वेव्स भैया रिफ्रैक्शन करती हैं, जिससे हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पता लगता है। सीस्मिक वेव्स मेरी दो तरीके की होती हैं, एक होती है बॉडी वेव्स और एक होती है सरफेस वेव। बॉडी वेव्स वो होती हैं जो इंटीरियर ऑफ अर्थ में ट्रेवल करती हैं, सरफेस वेव वो होती हैं जो सरफेस ऑफ अर्थ पे ट्रेवल करती हैं। बॉडी वेव दो तरीके की है, एक प्राइमरी वेव है, एक सेकेंडरी वेव है, और दूसरा भैया मेरी सरफेस वेव जो है वो दो तरीके की है, लब वेव है और रिले वेव है। ठीक है। अच्छा, अब जरा बात करेंगे वन बाय वन दोनों के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं, एक बार थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लो ये, उसके बाद फिर मैं आपको वन बाय वन प्राइमरी और सेकेंडरी समझाऊंगा। सीस्मिक रिलेटिंग टू द अर्थक्वेक और अदर वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ एंड क्रस्ट, पता है, बता चुका हूं। सीस्मिक वेव क्या है, वेव है एनर्जी की जो ट्रेवल करती है अर्थ की लेयर से एंड आर अ रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक, और यही अर्थक्वेक लाती है वोल्केनिक इरप्शन, मैग्मा मूवमेंट, लैंडस्लाइड्स और कई सारे
मतलब किस वजह से आती है सीस्मिक वेव? अर्थक्वेक से, वोल्केनो से, मैग्मा की मूवमेंट से, लैंडस्लाइड से और आपके ह्यूमन मेड एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वगैरह से सीस्मिक वेव जनरेट होती है फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब क्या बता रहा है? कॉज ऑफ अर्थक्वेक बता रहा है और कुछ नहीं। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ सीस्मिक वेव वो रिसर्च के लिए हेल्प करता है टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। द टर्म सीस्मिक वेव्स एंड अर्थक्वेक वेव्स आर ऑफन इंटरचेंजेबली यूज, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो यूज, हमें कोई परेशानी अपने जीवन में नहीं आ रही है इनके यूज करने से। अच्छा, हाउ आर अर्थक्वेक वेव प्रोड्यूस? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि भैया एब्रप्ट रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग अ फॉल्ट कॉजेज अर्थक्वेक वेव्स, कि भैया जैसे ही आपके फॉल्ट पे एनर्जी रिलीज होगी उसकी वजह से आता है अर्थक्वेक। जो रॉक लेयर्स हैं जो आपके फॉल्ट के साइड में प्रेजेंट हैं, दे टेंड टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन देम एंड आर हेल्ड इन प्लेस बाय द काउंटरएक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जब भी यहां से फोर्स लगेगा इन ओवरलाइंग रॉक्स पे, साफ शब्दों में बता दिया मैंने आपको, तो भैया वो क्या करेगा? वो अपोज करेगा इस फोर्स को। कौन सा फोर्स? जो ओवरलाइंग रॉक स्ट्रेटा का फोर्स है वो आपका इनको अपोज करेगा। द प्रेशर ऑन द रॉक्स बिल्ड होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो जैसे ही उसकी वेव्स का जो फोर्स है वो उसको ओवरकम कर लेगा फ्रिक्शनल फोर्स को, दैट विल रिजल्ट इन द सडन मूवमेंट, और वो शॉक वेव्स लेके आएगा, सीस्मिक वेव्स लाएगा जो सारी की सारी डायरेक्शंस में क्या करेंगी? ट्रेवल करेंगी। ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा, पॉइंट जहां पे एनर्जी रिलीज होती है वो फोकस है और हाइपोसेंटर बोल देता हूं। पॉइंट ऑन द सरफेस जहां सबसे पहले पहुंचता है वो एपिसेंटर है। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है नापने के लिए? सीस्मोग्राफ यूज होता है टू मेजर अबाउट द अर्थक्वेक। दो तरीके की अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, एक बॉडी वेव्स होती हैं और एक कौन सी होती है? सरफेस वेव्स होती हैं, बता चुका हूं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि बॉडी वेव्स आर जनरेटेड किस वजह से? ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन, कि सारी डायरेक्शन में मूव करेंगी, बता चुका हूं, ट्रेवलिंग थ्रू द इंटीरियर ऑफ अर्थ, हेंस द नेम कम्स बॉडी वेव्स। बॉडी वेव दो तरीके की हैं, प्राइमरी वेव्स, और प्राइमरी वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलता हूं। क्यों बोलता हूं अभी आपको समझाऊंगा। वेव प्रोपोगेशन इज सिमिलर टू साउंड वेव्स, और दूसरी आपकी सेकेंडरी वेव जिनको हम ट्रांसवर्स बोलते हैं, और वो आपकी लाइट वेव की तरह ही सिमिलर है। तो अब जरा आइए आते हैं अपनी प्राइमरी वेव्स पे। लेट्स डिस्कस अबाउट द प्राइमरी वेव्स। फर्स्ट थिंग इज प्राइमरी वेव्स। also known as P waves. अब मेरी बात को समझना, यहां पे मैं आपको कुछ चीज बताता हूं। एक देखो, जब आप साइंस पढ़ोगे मेरे साथ, वहां पे मैं आपको दो तरीके की वेव्स पढ़ाऊंगा। एक होती है भैया आपकी कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और एक होती है ट्रांसवर्स वेव। और उनका जानना यहाँ भी जरूरी है क्योंकि उसके बिना बात से समझ ही नहीं आती। तो जरा मैं यहाँ भी समझा देता हूँ आपको। मुझे 10-5 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस पढ़ने के मूड से होनी चाहिए। मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लाइन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये क्या है? आपकी लाइन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ये मेरी वेव की डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में मेरी वेव क्या है? ट्रेवल कर रही है। ये क्या है? वो डायरेक्शन है जिसमें आपकी वेव ट्रेवल कर रही है। अच्छा, आप सबने थोड़ा बहुत साउंड के बारे में सुना होगा। एग्जाम्पल ले लेके बताऊंगा। साउंड क्या है? साउंड आप बोलते हो कि सर साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। मैंने कहा वाओ, व्हाट अ वंडरफुल थिंग। तो वो है साउंड। तो फिर मैं पूछूंगा आपसे, हाउ साउंड इज जनरेटेड? आप बोलोगे सर साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। मैंने कहा वंडरफुल। अच्छा, हाउ डज इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स? फिर आप बोलोगे कि सर अब जरा थोड़ा कंफ्यूजन शुरू हुआ। तो साउंड के टाइम पे होता क्या है कि होगा क्या बेसिकली, कि जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है, तो यहां हम अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, फिर मैं अर्थक्वेक से रिलेट कर दूंगा उसको, तुरंत आप समझना। फॉर एग्जाम्पल यहां कोई भी चीज वाइब्रेट करी आपकी, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ क्लैपिंग करी, तो आप सबको आवाज आई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो भैया ये क्लैपिंग की आवाज क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लैपिंग करी तो यहाँ के जो भी एयर के पार्टिकल्स मेरे इन हैंड्स के कांटेक्ट में थे वो क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे ऑन देयर ओन पोजीशन। दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द एयर। जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो पार्टिकल्स क्या करेंगे कि जैसे ही भैया वो क्या करेंगे? एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, बॉयज एंड गर्ल्स। दोस्त एयर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, आप कह सकते हो। मीडियम क्या है? एयर ही है, तो एयर के पार्टिकल्स वो क्या है? एक दूसरे के क्लोज आ गए। अब जैसे ये क्लोज आएंगे तो दे विल एक्सर्ट द फोर्स ऑन द पार्टिकल्स अहेड ऑफ देम, जो इनके आगे के पार्टिकल्स हैं उन पर फोर्स लगाएंगे। अब आप कहोगे अर्थक्वेक में सर कहां साउंड घुसा दिया, पर 5 मिनट सबर से रखना। मेरे को हड़बड़ी खुद नहीं पसंद, ना मैं दूसरों को हड़बड़ी से पढ़ाता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे, रटते रटते रह जाओगे, पेपर नहीं निकलना कभी। अब ये क्या है? इसके आगे के पार्टिकल जो थे वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे थे, बॉयज एंड गर्ल्स।
वो क्या थे सर, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे थे। साउंड जल्दी पढ़ा दूंगा, अभी पढ़ लोगे तो ठीक है चलो। रेगुलर क्लास देखने वाले को फायदा हमेशा मिलेगा, टेंशन मत लिया करो आप, आपको कभी फील नहीं होगा। हमेशा ताना मारता रहूंगा मैं, जो पहली बार क्लास देखेगा बीच में आके उसको कि पुरानी देख के आओ। चलो, तो ये क्या करेगा, अपने आगे के पार्टिकल्स पर फोर्स लगाएगा, एंड इन द नेक्स्ट टर्म ये वाले पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, ये फिर अपने आगे वाले पे फोर्स लगाएंगे। इस तरीके से क्या होता है कि भैया ये पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट, और जहां तक इनकी एनर्जी होगी ऑसिलेट करने की वहां तक वो आवाज जाती है ना। तो इसको हम बोल देते हैं भैया ठीक है, साउंड ऐसे जनरेट हुई। इन द सेम सेंस क्या होता है कि भैया जो आपकी प्राइमरी वेव्स है, तो अब मैंने आपसे कहा ये है मेरी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो मैंने आपसे बोला कि भैया डायरेक्शन और द ऑसिलेशन ऑफ द मूवमेंट, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम किस डायरेक्शन में है। आप बोलोगे सर दे आर मूविंग पैरेलल, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर मूविंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ, पैरेलली मूव कर रहे हैं ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो भैया कोई भी ऐसी वेव जिसके पार्टिकल्स मूव करते हैं पैरेलली टू द लाइन ऑफ और द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ऐसी वेव को मैं बोलता हूं लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको हम क्या बोल देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोल देते हैं। सो इस सिचुएशन में क्या होगा कि भाई पार्टिकल्स क्या है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं अपनी पोजीशन पे, और दे आर मूविंग, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर मूविंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। दूसरी तरीके की मेरी जो दूसरी जो वेव होती है भैया, ये है मेरी लाइन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। सीधी बनाते हैं इसको, मजा आएगा, मजा आ रहा है ड्राइंग करने में चलो, फीलिंग लाइक एन आर्टिस्ट। आते हैं जरा बात करते हैं। आप कहोगे सर आर्टिस्ट नहीं बनते इतनी ड्राइंग बना के, नहीं, वी आर आर्टिस्ट, ज्योग्राफी इज आल्सो नो लेस देन आर्ट। अब जरा बात करते हैं। तो भैया दूसरा क्या होता है कि ये है मेरी लाइन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, और दूसरी तरीके की वेव क्या होती है मेरी, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जहां पे ट्रेवल कर रही है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ऐसी वेव जिसमें ऐसा होगा कि भैया पार्टिकल्स विल मूव परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, उसको मैं क्या बोल देता हूं, उसको बोल देंगे भैया जी आपका ट्रांसवर्स वेव। उसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांसफर वेव, ट्रांसवर्स वेव। पार्टिकल्स आर मूविंग परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ऐसी वेव भैया मेरी क्या हो गई, ये हो गई भैया मेरी कौन सी वेव, ट्रांसवर्स वेव। अब जरा आपकी कहानी शुरू हो जाएगी यहां से, जो आपको मेरे को ज्योग्राफी में समझाना है। तो होता क्या है बॉयज एंड गर्ल्स, ये होती है मेरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव। इतना याद हुआ आपको, बिल्कुल सही बात है। तो साउंड वेव मेरी हो गई, वो कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। ये कौन सी है, लाइट रे, लाइट रे। या दूसरा एग्जांपल मैं आप दूं, आपके रिपल्स बनते हैं वाटर में, आप जब भी कंकड़ फेंकते हो तो सर्कुलर पैटर्न में आप रिपल्स देखते हो, तो रिपल्स आल्सो फॉर्म अ ट्रांसवर्स वेव। तो अब इसमें होगा क्या, मेरी बात को समझो। उससे पहले दो तीन पॉइंट समझ लो, जिससे मैं आगे की चीजें आपकी बहुत आसान रहेंगी। मैंने आपसे कहा कि जो भी मेरी ये लॉन्गिट्यूडनल वेव बन रही है, क्या ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रही है, इज इट क्रिएटिंग द प्रेशर डिफरेंस। तो आप बोलोगे कि सर प्रेशर डिफरेंस, बिल्कुल, जब ये पार्टिकल्स पास में आए तो ये हाई प्रेशर जोन बन गई, और जो दूसरी चीज के कंपैरिजन में लो प्रेशर जोन है, तो भैया प्रेशर डिफरेंस करेंगे। मैंने कहा क्या ये डेंसिटी डिफरेंस भी करेंगे, मैंने आपसे पूछा कि क्या बॉयज एंड गर्ल्स ये डेंसिटी डिफरेंस भी करेंगे, आपने बोला बिल्कुल सर। अच्छा, क्या ये कंप्रेशन करते हैं, तो ऐसा एरिया जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे तो इसको मैं क्या बोलता हूं, कंप्रेशन। इसको अपन बोलते हैं कंप्रेशन। अच्छा, जब ये पार्टिकल्स अपनी नॉर्मल पोजीशन पे एक दूसरे से दूर रहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन। तो सर ये क्या कंप्रेशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो भैया प्रेशर भी डिफरेंस क्रिएट करेंगे, डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ये कंप्रेशन करेंगे। बिल्कुल बढ़िया बात। अब रखने की जगह हमने बात समझ ली कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव होती क्या है, शॉर्ट में ही सही, बट हमने इतना समझ लिया जितना हमारे समझने के लिए जरूरी है। इससे ज्यादा आपको फिजिक्स में भी नहीं पूछता आपके पेपर में, तो इससे ज्यादा मैं फिजिक्स में भी नहीं समझाऊंगा, थोड़ा बहुत ऐड करूंगा बस। चलो, तो प्राइमरी वेव्स हो गई है। अब जरा बात पे आओ, ठीक है। अब बात करते हैं पी वेव्स की, बात कर रहे थे हम। सबसे पहला पॉइंट लिखो, एक एक लाइन में क्वेश्चन है इसका, आप याद रखना प्लीज, ठीक है। सबसे पहली बात कि प्राइमरी वेव्स आर द फास्टेस्ट वेव्स टू ट्रेवल।
कि सबसे तेज वेव्स मेरी जो ट्रेवल करती हैं फ्रॉम द फोकस, ये कौन सी होती है भैया? प्राइमरी वेव्स होती हैं। आपने कहा ठीक है, प्राइमरी वेव्स को मैं डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानता हूं। प्राइमरी वेव्स को मैं बोलता हूं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या बोल सकता हूं? आपने बोला बिल्कुल सर। मैंने आपसे पूछा कि वाई दे आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो आप मेरे को सीधे फेंक के जवाब मारोगे कि सर दे आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बिकॉज इन द प्राइमरी वेव्स द एनर्जी और द वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ट्रेवल्स पैरेलल टू द लाइन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। बात खत्म। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। दूसरा मैंने बोला इनका नाम है कंप्रेशन वेव्स। आपने से मैंने पूछा क्यों होती है, आपने बोला कि सर दे क्रिएट रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी एंड लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी, तो आपने बोला इसको कंप्रेशन वेव्स। इनको भैया मैं एक और नाम से जानता हूं जिसको हम बोलते हैं प्रेशर वेव्स। मैंने पूछा व्हाई दे आर नोन एज प्रेशर वेव्स, आपने जवाब फेंक के मारा कि सर बिकॉज दे क्रिएट रीजन्स ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। तो सबसे फास्टेस्ट है, तीन अलग अलग नाम से मैं जानता हूं। और इनमें क्या होगा? डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द मीडियम इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इतनी बात मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, उसके बाद ये क्या होती है भैया? दे क्रिएट डेंसिटी डिफरेंसेस। और डेंसिटी डिफरेंसेस किसमें क्रिएट करेंगे? इन मीडियम। तो ये रेयर फैक्शन और कंप्रेशन करती रहेंगी। हमने कहा ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो भी वेव्स होंगी मेरी प्राइमरी वेव्स, दे आर द वेव्स विच हैव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अमंग ऑल द वेव्स। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो चाहे आपकी सरफेस वेव हो, लव वेव हो, रिले वेव हो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो आप बोलो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मेरे वीरो तो वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? तो भैया इनकी क्या होगी? लोएस्ट जो है वेवलेंथ जो है वो लैम्बडा सबसे कम वेवलेंथ होगी। आप बोलोगे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और याद रखना, जिसकी वेवलेंथ जितनी कम अर्थक्वेक वेव की वो उतनी ही कम डिस्ट्रक्टिव, दे आर द लीस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स। डिस्ट्रक्टिव नहीं है ये, लीस्ट डिस्ट्रक्टिव अमंग ऑल द वेव्स। आपने कहा ठीक है। उसके साथ साथ लीस्ट डिस्ट्रक्टिव होंगी। तीसरी चीज, दे ट्रेवल थ्रू ऑल मीडियम्स। तीनों मीडियम से ट्रेवल करेंगी, चाहे आपका सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। अब आपके एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि भैया दे ट्रेवल, जो आपकी प्राइमरी वेव्स है वो भैया आपके अर्थ के पूरे इंटीरियर से ट्रेवल करती हैं, चाहे क्रस्ट हो, मेंटल हो, कोर हो। आप बोलोगे बिल्कुल करती हैं, नो प्रॉब्लम, सबसे ट्रेवल करेंगी। सॉलिड, लिक्विड, गैस जो भी होगा भैया सबसे ट्रेवल कर जाएंगी। अच्छा, उसके साथ साथ इनकी जो स्पीड होगी सबसे ज्यादा किसमें होगी? सॉलिड में होगी। डेंसिटी उतनी ज्यादा, स्पीड उतनी ज्यादा। याद रखना, आपको साउंड वेव्स का भी सेम होता है सीन। लिक्विड, पीआईक्यू भी आपका गैस। तो फास्टेस्ट ट्रेवल करेंगी। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके साथ साथ जब आप आगे चलोगे, ठीक है, आगे चलोगे, इनकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपको 5 to 8 किलोमीटर पर आवर देखने को मिलेगी। एंड ऑलवेज रिमेंबर, दे हैव, इनकी जो भैया इनकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है ट्रेवल करने की, ये 1.7 टाइम्स हाइयर देन सेकेंडरी वेव्स। अब जरा मेरे को बता दो, जब इनकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, तीनों के तीनों मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं, तो विच वेव विल बी द फर्स्ट वेव? कौन सी अर्थक्वेक वेव होगी जो सबसे पहले पहुंचेगी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? तो भैया दे आर द फर्स्ट टू रीच ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और अगर ये सबसे पहले पहुंचेंगी तो सबसे ज्यादा हेल्प कौन करेगा हमारी अर्थक्वेक की स्टडी में? प्राइमरी वेव्स, टू नो अबाउट द इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ। सबसे पहले पहुंचेंगी और भैया सबसे ज्यादा करेंगी। अब आप बोलोगे सर ये प्राइमरी वेव से फास्ट क्यों होते हैं? तो आपको बस इतना याद रखना है कि वाई दे आर 1.7 टाइम्स फास्टर, क्योंकि भैया इनका जो पार्टिकल्स का मोशन है ना वो हो रहा है पैरेलल एंड, और उनको एनर्जी ले जाने में इस तरीके से आसानी रहती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका तो टू एंड फ्रो मोशन है, और यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर मोशन है। तो परपेंडिकुलर मोशन में एनर्जी ज्यादा डिसिपेट होती है और इतना इजी नहीं है उसको ले जाना, देख सकते हो आप।
तो दैट्स व्हाई दे आर 1.7 टाइम्स फास्टर देन द सेकेंडरी वेव्स। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। उसके साथ साथ मैंने आपको बोला डेंसिटी जितनी ज्यादा उतनी स्पीड इनकी ज्यादा। तो अब मैं आपसे पूछूं कि भैया अगर मेरे पास क्रस्ट भी है और मेंटल भी है, मैंने आपसे पूछा कि भैया मेरी प्राइमरी वेव्स की स्पीड किसमें ज्यादा होगी। अब डेंसिटी किसकी ज्यादा, मेंटल की ज्यादा है, तो मेंटल में इनकी स्पीड जो है वो ज्यादा होगी एज वी कंपेयर टू द क्रस्ट। बात समझ में आई? तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा भैया इनकी मेंटल में स्पीड रहती है। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा चलिए आगे। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, 1.7 टाइम्स फास्टर है, ये होती है मेरी प्राइमरी वेव्स की कहानी। दूसरे नंबर पर आती है मेरी सेकेंडरी वेव्स। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और नोट कर लो जो कभी क्वेश्चन नहीं पूछा बट आपसे पूछ सकता है, तो प्लीज रिमेंबर कि इसमें आप याद रखना कि जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, वो क्या है, टू एंड फ्रो मोशन है, पैरेलल होता है। बट मूवमेंट ऑफ द रॉक स्ट्रेटा, मेरी बात को ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई प्लीज। जब ये मूव करेंगी टू एंड फ्रो, बट जो रॉक स्ट्रेटा जो मूव करेगा, मूवमेंट ऑफ द रॉक स्ट्रेटा विल बी परपेंडिकुलर। जो होलिस्टिकली आपका रॉक स्ट्रेटा मूव करेगा दैट विल बी अप एंड डाउन परपेंडिकुलर कह सकते हो आप, यानी वर्टिकल। बट प्लीज ये चीज आप याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं पूछा, पूछ सकता है कि सर पार्टिकल्स का मूवमेंट तो इस तरीके से हो रहा है बट होल रॉक स्ट्रेटा जो मूव कर रहा है वो वर्टिकली मूव करेगा, और सेकेंडरी वेव्स में होगा इसका उल्टा। तो अब आइए जरा बात करते हैं सेकेंडरी वेव्स की। बात करेंगे सेकेंडरी वेव्स की। सेकेंडरी वेव्स के बारे में भैया मैंने आपको बोल दिया कि सबसे फास्टेस्ट कौन सी है, प्राइमरी है, तो सबसे पहले तो इनकी स्पीड इज स्लो देन प्राइमरी वेव्स। बट याद रखेंगे कि हमेशा ये सेकंड नंबर पे पहुंचते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सेकंड नंबर पे आपकी सेकेंडरी वेव्स पहुंचेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपने कहा ठीक है सर, इनकी फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी रहती है, बट ऑलवेज रिमेंबर किससे हाई नहीं होगी, प्राइमरी वेव से हाई नहीं होगी। हाई है, ठीक है, बट अगर हम रिलेट करेंगे किससे, प्राइमरी वेव से, तो प्राइमरी वेव से कम है, वैसे हाई फ्रीक्वेंसी है। तो हाई फ्रीक्वेंसी है तो भैया इनकी क्या होगी, वेवलेंथ, वेवलेंथ जो है वो कम होगी। वेवलेंथ कम रहती है तो डिस्ट्रक्शन की बात करें, तो अगर इनका डिस्ट्रक्शन जो है वो ज्यादा है प्राइमरी वेव से, क्योंकि इनकी क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो डिस्ट्रक्शन इज स्लाइटली डिस्ट्रक्टिव आप कह सकते हो। डिस्ट्रक्शन इज मोर देन पी वेव्स। इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज ट्रांसवर्स वेव्स। और रॉक स्ट्रेटा कैसे मूव करेगा, लाइक दिस, ठीक है। रॉक स्ट्रेटा इनका परपेंडिकुलर नहीं मूव करेगा, इनका क्या करेगा, अप एंड डाउन मूव नहीं करेगा, इनका अलोंग द लाइन करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि भैया ये जो वेव्स है दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड, दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड, बट दे डज नॉट ट्रेवल थ्रू फ्लूइड्स, या आप कहो लिक्विड्स और गैसेस से कभी ट्रेवल नहीं करती। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन के लिक्विड और गैसेस से ट्रेवल नहीं करती, तो हम अगर इनकी स्टडी करते हैं सेकेंडरी वेव्स की, याद रखना स्पेसिफिकली सेकेंडरी वेव्स की स्टडी से हमें समझ आता है, हमें क्या समझ आता है कि भैया कहां पर अगर जहां हमें लिक्विड्स सॉरी जहां हमें अगर सेकेंडरी वेव देखने को इंटीरियर ऑफ द अर्थ में नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो इंटीरियर पार्ट अर्थ का या तो लिक्विड है या गैस है, या तो लिक्विड है या गैस है। तो इससे हमें पता लगता है कि भैया हमारा जो अपर कोर है, ठीक है, वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। हमने कहा ठीक है, इस तरीके से हमें पता लगता है, तो याद रखेंगे इस चीज को। अच्छा, उसके बाद चलते हैं आगे। तो ये हमेशा सॉलिड से ट्रेवल करेंगी, लिक्विड और गैसेस से कभी भी ट्रेवल नहीं करेंगी, ये चीज आप इनकी याद रखेंगे। हमने कहा ठीक है। अब इनकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, इनकी जो वेलोसिटी है वो 1.7 टाइम्स कम है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। सो ये हुई भैया हमारी कंप्लीट स्टडी किसकी, प्राइमरी वेव्स की और सेकेंडरी वेव्स की। इतनी सारी चीजें थी तो लोगों को कंफ्यूजन बहुत हो जाता है इनमें जब ऑप्शन देखते हो। क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा जब आप ऑप्शन देखोगे और फिर आप घबरा जाओगे कि बात क्या हुई। इसीलिए मैंने एक एक पॉइंट आपको लिखाया है समझाने के बाद, तो समझ के लिखना तभी क्वेश्चन सही होंगे। तो प्राइमरी वेव्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है, ठीक है, अमंग ऑल द सीस्मिक वेव, और रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑन द सीस्मोग्राफ। पी वेव्स आर
ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, क्योंकि इनका डिस्प्लेसमेंट जो है मीडियम के पार्टिकल्स का वो सेम डायरेक्शन में होता है। हमने कहा ठीक है। कंप्रेशनल क्यों? बिकॉज दे प्रोड्यूस कंप्रेशन एंड रियरफेक्शन। प्रेशर वेव्स क्यों? बिकॉज दे प्रोड्यूस इंक्रीजेस एंड डिक्रीज प्रेशर इन द मीडियम। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है। ये देख सकते हो आप, सीस्मिक वेव है, दैट वाइब्रेट्स रॉक पार्टिकल्स इन द डायरेक्शन इट ट्रेवल। जो भी रॉक के पार्टिकल होंगे उन्हें जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है उसी में ऑसिलेट करती है, बट रॉक पार्टिकल्स को तो ऐसे करेगी, रॉक स्ट्रेटा को क्या करेगी? इस तरीके से मूव करेगी। ठीक है, चलो आइए। पी वेव्स क्रिएट डेंसिटी डिफरेंस, पता है हमको, क्योंकि स्क्वीजिंग और स्ट्रेचिंग करती है। हमने कहा ठीक है। दीज वेव्स आर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एंड आर लीस्ट डिस्ट्रक्टिव अमंग द ऑल द अर्थक्वेक वेव्स, पता है। ट्रेम्बलिंग ऑन द अर्थ सरफेस कॉज्ड ड्यू टू दीज वेव्स इज अप एंड डाउन, अप डाउन वर्टिकल। ठीक है, आप याद रखोगे अप डाउन वर्टिकल होती है क्या? ट्रेम्बलिंग जो होती है अर्थ की सरफेस की। बट जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो कैसा है? पैरेलल होता है। दे कैन ट्रेवल इन ऑल मीडियम्स। ठीक है, हमने कहा ठीक है। सॉलिड में सबसे तेज ट्रेवल करेंगी, फिर लिक्विड, फिर गैसेस, ये बता चुका हूं। दीज वेव्स टेक द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स, इनको साउंड वेव्स की तरह हम ट्रीट करते हैं और एटमॉस्फेयर में आके साउंड वेव की तरह ट्रीट करते हैं, बट एक सरफेस पे ही डिसिपेट हो जाती है जहां जहां तक डिस्ट्रक्शन करने के बाद। पी वेव्स वेलोसिटी जो है 5 से 8 किलोमीटर की होती है। प्रीसाइज स्पीड वेरीज अकॉर्डिंग टू द रीजन इनसाइड द इंटीरियर। ठीक है, जैसे मैंने अर्थ की क्रस्ट से बोला, क्रस्ट में क्या है? 6 किलोमीटर पर आवर की है। और मेंटल में मैंने बोला तो भैया 13.5 किलोमीटर की है इन द लोअर मेंटल, और 11 किलोमीटर पर सेकंड की है इनर कोर में, क्योंकि अंदर जाके लिक्विड भी आ जाता है। आपने कहा ठीक है। पी वेव्स फास्टर क्यों है? क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 1.7 टाइम्स फास्टर है। पी वेव्स क्या है? कंप्रेशन वेव्स हैं और फोर्स अप्लाई करती है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, तो एनर्जी ट्रांसफर करना इजी होता है। ये परपेंडिकुलरली फोर्स ट्रांसफर करती है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव, तो इसीलिए धीमी हो जाती है। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी वेव्स की बात करते हैं। सेकेंडरी वेव्स रिकॉर्डेड सेकंड सेकंड आती है, ये फर्स्ट नहीं आती, सेकंड आती है। हमने कहा ठीक है। इनको ट्रांसवर्स वेव्स और शेयर वेव्स भी बोल देते हैं। हमने कहा ठीक है। दे आर एनालोगस टू वाटर रिपल्स और लाइट वेव्स, ऑलरेडी बता चुका हूं। ट्रांसवर्स वेव जिनको आप शेयर वेव्स भी बोलते हो, इनमें क्या होता है? डायरेक्शन जो होता है पार्टिकल्स का वो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, हेंस दे क्रिएट ट्रक्स एंड क्रस्ट। जो आपका अपर पार्ट होता है वो क्रस्ट हो जाता है, फिर ट्रक आ जाता है आपका। सेकेंडरी वेव्स अराइव एट द सरफेस आफ्टर द पी वेव्स, हमें पता है, हमें मत बताओ। दीज वेव्स आर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इनकी हाई है, बट क्या प्राइमरी वेव से हाई है? नहीं सर। एंड स्लाइटली हाइयर डिस्ट्रक्टिव पावर से इनके पास, किससे? प्राइमरी वेव से। ट्रेम्बलिंग ऑन द अर्थ सरफेस कॉज ड्यू टू दीज वेव्स इज फ्रॉम साइड टू साइड, जो ट्रेम्बलिंग होगी वो साइड टू साइड होगी। सेकेंडरी वेव्स कैन नॉट पास थ्रू फ्लूइड्स। ठीक है, दे ट्रेवल एट वेरिंग वेलोसिटीज थ्रू द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं बॉयज एंड गर्ल्स सरफेस वेव पे। अब सरफेस वेव किस चिड़िया का नाम है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सरफेस वेव क्या है कि भाई जैसे ही मेरे इंटीरियर से, जैसे ही, बढ़िया ड्राइंग बनाएंगे आज मजा आ रहा है। चलो एक सेकेंड, आओ जरा बात को समझो। देखो अब क्या हुआ, और खराब बन गई, कोई बात नहीं चलो, अब जब भी मेरी जैसे फोकस है, तो फोकस से क्या होगा? प्राइमरी वेव तो सॉलिड हो, लिक्विड हो, कुछ भी हो, हर डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी। फिर ये क्या करेंगी? जैसे ही अर्थ की सरफेस पे, जैसे यहाँ एपी सेंटर पहुंची, तो यहाँ पे नई सेट ऑफ वेव जनरेट करेंगी। और जो नई सेट ऑफ वेव जनरेट होंगी जो अर्थ की सरफेस पे ट्रेवल करेंगी, अब जैसे जिस भी पॉइंट पे आई, तो यहाँ से इस साइड ये एनर्जी ट्रांसफर करेंगी वेव, इस साइड भी ट्रेवल करेंगी, और इन वेव्स को मैं बोल देता हूँ सरफेस वेव्स। अच्छा, तो आप याद एक चीज मेरे को बताओ, छोटी सी है, प्यारी सी चीज है, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कि मैंने कहा ये मेरा एपीसेंटर है, तो एपीसेंटर के जो पास वाले पॉइंट्स होंगे क्या वहां सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा? यस, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, एपीसेंटर पर सबसे एनर्जी वाली वेव पहुंचेगी आपकी, और उसके आसपास का जो रीजन होगा ना एपीसेंटर और उसके आसपास का, दैट इज द रीजन ऑफ मोस्ट डिस्ट्रक्शन, प्लीज रिमेंबर। ठीक है, अब मैं कहूँ ये ए पॉइंट है, मैं कहूँ ये बी पॉइंट है एपीसेंटर से, तो मैं आपसे पूछूं भैया और ये सी पॉइंट है, तो डिस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा तो सर एपीसेंटर पे होगा, और फिर वो सरफेस से ट्रेवल करेगी तो ए पे ज्यादा, फिर बी पे, फिर सी पे ज्यादा। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है एनर्जी कम होती है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अच्छा चलो, तो बात करेंगे कि बॉडी वेव्स जो है दे इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ रॉक वेव कॉल्ड सरफेस वेव। तो भैया बॉडी वेव से क्या बनती है? सरफेस वेव्स बनती है, और वो सरफेस के अलॉन्ग ट्रेवल करती है। हमने कहा ठीक है। सरफेस वेव को हम लॉन्ग पीरियड वेव्स भी बोल देते हैं, क्योंकि इनकी वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है, प्लीज रिमेंबर। अब कोई तो ऐसी वेव आएगी ना जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? बहुत कम है। अब मैंने बताया था हाइयर द वेवलेंथ हाइयर द डिस्ट्रक्शन, तो ये डिस्ट्रक्टिव रहेंगी। तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सी रहती है? सरफेस वेव रहती है। चलो अच्छा, दे आर लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसवर्स वेव है, ये भी वेव कैसी है? ट्रांसवर्स है। तो आप याद रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वेव्स वेरी लॉन्गिट्यूडनल है, फिर चाहे सेकेंडरी हो, चाहे लब वेव हो, रिले हो, या मैं सीधे कहूं कि सरफेस वेव हो, सारी की सारी कैसी है? ट्रांसफर वेव है। हमने कहा ठीक है। और ये कहां पे जनरेट होती है? इन द इमीडिएट नाइबरहुड ऑफ द एपिसेंटर एंड इफेक्ट ओनली द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड डाई आउट एट स्मॉलर डेप्थ।
कि भैया ये सिर्फ सरफेस पे ट्रेवलिंग करेंगी, आपकी सरफेस वेव सिर्फ सरफेस पे ट्रेवल करती है, हमने बता दिया। जैसे जैसे इनका डिस्टेंस बढ़ेगा उनकी एनर्जी कम होती जाएगी, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो भैया सबसे ज्यादा ये डिस्ट्रक्शन कहाँ करेंगी? एपिसेंटर, उसके आसपास के एरिया पे। पार्टिकल मोशन ऑफ सरफेस वेव इज लार्जर देन दैट ऑफ द बॉडी वेव, सो सरफेस वेव्स आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अमंग द अर्थक्वेक वेव्स, यानी कि इनका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। अब देखो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, रटना तो हमने सीखा ही नहीं है, तो समझते हैं। खाली पेज नहीं मिलेगा क्या आज? चलो ढूंढते हैं। चलो देखो, एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये है लाइन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये मैंने बोला भैया कैसी वेव है, ट्रांसवर्स है तो परपेंडिकुलर ट्रेवल करेगा, आपने कहा बिल्कुल सही बात है। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव, ये मेरी क्या होती है? क्रेस्ट होती है, जो ऊपर का पार्ट है, ये क्या है? ट्रग है। इन दोनों के बीच का, जैसे अगर मैं बात करूं, ये जो डिस्टेंस होता है मेरा, इसको बोलता हूं लैम्बडा। दिस इज नोन एज वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ अ वेव। आपने कहा ठीक है सर, सब बता दूंगा यही आज आपको, गुस्सा आ गया मुझे। चलो, फिर मैंने क्या बोला कि यहां से मेरी ये जो वेव है वो शुरू हुई और आगे चल करके पहुंची सेम डिस्टेंस पे, तो ये मेरा क्या हो जाता है? एक ऑसिलेशन हो जाता है, ठीक है, कि जहां से मेरी वेव शुरू हुई और उसी पॉइंट पे पहुंची फ्रॉम अ कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, तो उसको मैं बोल देता हूं टाइम पीरियड। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या होता है? कि एम्पलीट्यूड होता है आपका, देखो ये, दिस डिस्टेंस फ्रॉम द वेव टू द क्रेस्ट और ट्रग का ये जो डिस्टेंस है वो एम्पलीट्यूड होता है। अब एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वेव डिस्ट्रक्टिव होगी। जैसे हम साउंड में बोलते हैं कि जिस चीज का एम्पलीट्यूड ज्यादा है वो लाउड वॉइस होती है, एम्पलीट्यूड कम है तो सॉफ्ट वॉइस होती है। तो इसीलिए इनका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, दैट्स व्हाई दे आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। एम्पलीट्यूड भी ज्यादा है इनका, याद रखना, और इनकी वेवलेंथ भी ज्यादा है। चलो, हमेशा याद रखना, फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। स्पीड, अब आपको इसी तरीके से हम बोलते थे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1/t को हम क्या बोल देते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो भैया आपकी स्पीड, वेलोसिटी लिख देता हूं, इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो यहां से आप ये रिलेशन बना सकते हो इजीली, भैया फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा। तो मैं क्या कह सकता हूं? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यही बात तो थी, मैं आपको बता रहा था कि भैया अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम। बात यही थी, सिंपल सी। तो इनका एम्पलीट्यूड और क्या ज्यादा होगा? सॉरी, इनका एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा और इनका क्या ज्यादा होगा? वेवलेंथ भी ज्यादा होगी। किसकी? सरफेस वेव की। कैसी वेव है? ट्रांसफर वेव है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव है। बहुत समझ में आई? ठीक है। दे आर स्लोएस्ट अमंग द अर्थक्वेक वेव्स एंड आर रिकॉर्डेड लास्ट। ये भैया स्लोएस्ट होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आती हैं लब वेव्स। अब जो मेरी ये सरफेस वेव है, दे आर डिवाइडेड इनटू टू, लब वेव्स एंड रिले वेव्स। जब मैं लब वेव्स की बात करता हूं, लब वेव इज द फास्टेस्ट सरफेस वेव। अब आप ये मत समझना कि इस वेव सबसे फास्टेस्ट है, नहीं, इट इज फास्टेस्ट देन द रिले वेव्स, बट ये प्राइमरी वेव से फास्टेस्ट नहीं हो सकती। तो सरफेस वेव में सबसे फास्टेस्ट रिले और लब में कौन होती है? लब वेव होती है। और इनका जो मूवमेंट होता है दैट इज ऑलवेज साइड टू साइड मूवमेंट होता है। इनका जो मूवमेंट है कैसे होगा? साइड टू साइड मूवमेंट होगा, ठीक है। कि जैसे एक वेव मेरी ऐसे चल रही है, बिल्डिंग, जैसे एक बिल्डिंग है तो एक वेव ऐसे आ रही है, और एक वेव क्या है, इसके बेसमेंट में जैसे आपका स्नेक चलता है, ऐसे साइड टू साइड मूवमेंट करके आ रही है। साइड टू साइड मूवमेंट करके जो आ रही है स्नेक की तरह, वो कौन सी है? लब वेव है मेरी। आपने कहा ठीक है सर, इट डज साइड टू साइड मूवमेंट, जैसे आप यहां देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो साइड टू साइड मूवमेंट करेगी, और साइड टू साइड मूवमेंट कौन कर रहा था मेरा? याद करो, ट्रांसवर्स वेव में सेकेंडरी वेव्स। तो सेकेंडरी वेव्स की तरह ये मेरी मूव करेगी किसको? सरफेस को। सरफेस को सेकेंडरी वेव्स की तरह, बिकॉज वो भी ट्रांसवर्स थी, ये भी ट्रांसवर्स है। अब सबसे खतरनाक भैया, जो सबसे खतरनाक डिस्ट्रक्शन मचाती है वो है आपकी रिले वेव। रिले वेव सबसे खतरनाक डिस्ट्रक्शन मचाएगी, क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स याद रखना कि ये क्या करेगी, ये भैया सबका कॉम्बिनेशन है। अब जैसे मैं एक सिंपल सी चीज आपसे पूछूंगा, जो जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज, आपको आज तक क्वेश्चन नहीं बना आपके सीडीएस में, बट इससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि भैया सबसे पहले मेरी पी वेव्स थी। ब्लैक लेते हैं, रुको, नीचे आओ। देखो, मैं एक जगह कंबाइन कर रहा हूं कुछ चीजें, प्लीज वो ध्यान से सुनो और अपने मन मन में आंसर देना क्लास देखते देखते। सबसे पहले मैंने बोला पी वेव्स। आपने कहा ओके सर। पी वेव्स की मैंने क्या चीज बताई कि सर पार्टिकल्स कैसे मूव करेंगे? टू एंड फ्रो करेंगे। अच्छा, रॉक स्ट्रेटा, ठीक है, जो सरफेस जो ट्रेम्बल करेगी, अर्थ की सरफेस जो ट्रेम्बल करेगी, वो कैसे करेगी सर? दैट विल मूव वर्टिकली, अप एंड डाउन।
या मैं कहूं अप एंड डाउन, एंड दीज आर द लीस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स। अच्छा, फिर मैंने बात करी एस वेव्स की। एस वेव्स में मैंने बोला कैसे होगा भैया, आपने बोला मूव्स किसकी तरह मूव करेंगे भैया, ये करेंगे साइड बाय साइड, या कहो आप हॉरिजेंटल या ठीक है, या आप ये साइड बाय साइड मूवमेंट करेंगे। आपने कहा ठीक है, आपको पैरेलल। अच्छा, तीसरी वेव मैंने बताया आपको एल वेव। एल वेव में अर्थ कैसे क्रैम्बल वो करेगी, ठीक है, कैसे शेक करेगी। आपने बोला सर दिस इज ऑल्सो साइड बाय साइड। अच्छा, पार्टिकल्स इसमें कैसे करेंगे सर, पार्टिकल इसमें टू एंड फ्रो, दैट इज साइड बाय साइड। इसमें कैसे करेंगे, इसमें सर करेंगे वर्टिकल, या आपको परपेंडिकल, परपेंडिकुलर। बट सरफेस कैसे क्रैम्बल करेगी, साइड बाय साइड। मैंने कहा इसमें कैसे भैया, ये कैसी वेव है, ये भी आपने बोला ट्रांसफर वेव है, इसमें भी परपेंडिकुलर। और चौथी मैंने पढ़ाई आपको रिले वेव, इसमें भी कैसे मूव करेंगे, परपेंडिकुलर। व्हाई, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसफर वेव। जितनी भी मेरी दोनों सरफेस वेव है ट्रांसफर वेव है। बट रिले वेव सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए हो जाती है क्योंकि ये कैसे मूव करेगी, ये सर्कल्स में मूव करेगी। ऑलवेज रिमेंबर, सब कुछ उखाड़ फेंकेगी भैया अर्थक्वेक में। तो यानी कि यही एक ऐसी वेव है जो साइड बाय साइड भी मूवमेंट करेगी और अप एंड डाउन भी करेगी। दैट्स व्हाई इट जनरेट कंप्लीट सर्कल्स और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव रहेगी। प्लीज रिमेंबर, इससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल आपको कुछ नहीं दे सकता आपका एग्जामिनर। पार्टिकल्स का मूवमेंट बता दिया मैंने, और अर्थक्वेक में सरफेस कैसे आपकी मूव करेगी डिस्ट्रक्शन के टाइम पे, वो ही बता दिया। इससे ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं ले जा सकता आपका एग्जामिनर भी, और मैं भी। आपके यूपीएससी के क्वेश्चन बन जाएंगे इससे। आइए जरा बात को समझो। रिले वेव जो है रोल्स अलोंग द ग्राउंड जस्ट लाइक अ वेव रोल्स अक्रॉस अ लेक और ओशियन। बिकॉज इट रोल्स इट मूव्स द ग्राउंड अप एंड डाउन एंड साइड टू साइड, दोनों तरीके की मूवमेंट करेगी। मोस्ट ऑफ द शेकिंग एंड डैमेज फ्रॉम एन अर्थक्वेक इज ड्यू टू द रिले वेव। याद रखेंगे ये आपकी रिले वेव है, और भैया इस तरीके से सर्कुलर मूवमेंट्स में ये चलती जाती है, तो जो भी इसके रास्ते में आएगा सबको खाड़ फेंकेगी, बात खत्म। तो चारों वेव की बात हो गई, प्राइमरी, सेकेंडरी, लव वेव्स, रिले वेव्स। प्राइमरी और सेकेंडरी किसका पार्ट है, बॉडी वेव्स का पार्ट है। सरफेस वेव्स का पार्ट कौन है, लव वेव्स और आपकी रिले वेव्स। अच्छा, मैंने कहा इन सब वेव में मेरी ट्रांसफर्स कौन कौन सी है, आपने बोला सर सेकेंडरी वेव, लव वेव, रिले वेव, तीनों ट्रांसफर्स हैं। मैंने कहा भैया इसमें लॉन्गिट्यूडनल कौन है, आपने बोला सर प्राइमरी वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है। सबसे फास्टेस्ट कौन है सर, प्राइमरी वेव है। अच्छा, उससे स्लो है दूसरे नंबर पे सेकेंडरी वेव है। सरफेस वेव में लव वेव ज्यादा फास्टेस्ट है या रिले वेव, सर लव वेव ज्यादा फास्टेस्ट है। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन किस वेव का है, रिले वेव का। दूसरे नंबर का डिस्ट्रक्शन लव वेव का। तीसरे नंबर का डिस्ट्रक्शन सेकेंडरी वेव का। प्राइमरी वेव तो बेचारी डिस्ट्रक्शन करती ही नहीं है। तो डिस्ट्रक्शन के बेसिस पे, मूवमेंट के बेसिस पे, पार्टिकल्स के बेसिस पे, सब कुछ चीज मैं आपको वेव्स के बारे में समझा चुका हूं। एंड आई रियली होप के क्लास देख के ये वाली प्लीज गलती मत करना, मुझे बहुत दुख होगा। चलो, अब जरा बात करेंगे सीस्मिक वेव्स और इंटीरियर ऑफ अर्थ की। ये बहुत सिंपल टॉपिक है। आइए जरा देखो, जो मैंने बोला था आपको, प्रॉमिस करा था क्लास के शुरू में, और इंटीरियर ऑफ अर्थ में भी मैं आपको ये वाला डायग्राम समझाऊंगा। आज समझो, ये आपको मजा भी आएगा, बहुत सिंपल है, अब मजे लो। तो मैंने आपको बोला कि भैया ये क्या है, मेरा एपी सेंटर है, ठीक है। अच्छा, तो यहां से अगर मैं देखूं, इस पॉइंट से मैं देखूं, ये मेरा अगर फोकस है, ये एपी सेंटर है, तो मैंने देखा प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स कौन सी वेव है, जो सॉलिड से भी ट्रेवल करती हैं, लिक्विड से भी ट्रेवल करती हैं, और किससे ट्रेवल करती हैं, गैसेस से भी ट्रेवल करती हैं। तो हमने देखा कि जैसे ही हम यहां से गए, ठीक है, कि जैसे हमने यहां से एंगल बनाना शुरू करा अपना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, हमने देखा 1 से 5 डिग्री तक तो हमें पी वेव्स मिलती हैं, ठीक है। ये 0 डिग्री जैसे मैं बोलूं आपसे, यहां से हमने एंगल नापना शुरू करा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहां तक हम आ गए लास्ट तक 180। बात को समझना, 180 डिग्री पे आ गए 0 डिग्री से, ऐसे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 तक नापते नापते हमने ऑब्जर्व करा कि 1 से 5 डिग्री तक तो भैया हमें क्या मिल जाती है, आपकी अर्थ की सरफेस पर प्राइमरी वेव मिल जाती है। बट 105 से लेकर के 145 डिग्री तक ये मिसिंग होती है। जो हमने सीस्मोग्राफ लगा के रखे हैं, जो हमारी अर्थक्वेक वेव्स को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। तो हमने हमेशा देखा है अर्थक्वेक्स के टाइम पे कि हमारी जो अर्थ की सरफेस है उसमें 105 से 145 तक ये मिसिंग होती है। सेम अगर मैं इधर से जाऊं, 0 से 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 105 तक यहां भी है, और 105 से 145 तक मिसिंग होती है, और यहां भी 105 से 145 तक मिसिंग होती है। कौन सी वेव, प्राइमरी वेव्स। और फिर 145 से फिर भैया 180 तक रहती हैं, और फिर इधर भी 145 से 180 तक रहती है। तो मैंने पूरा 360 घुमा दिया। अब जरा बात समझो, बात समझो।
अब बात ये आई कि सर बिटवीन 105 डिग्री एंड 145 डिग्री यानी 40 डिग्री का गैप यहां और 40 डिग्री का गैप यहां, तो सर ये कहां गायब हो गई? सर ये कहां गायब हो गई? क्यों? क्योंकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मैं आपसे कहूंगा कि सर अरे मेरा कोर लिक्विड है वो ट्रेवल नहीं कर पाए, आप सीधे भक्के आओगे बोलोगे सर सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से पास करती है, लड़ाई हो जाएगी, ये बात नहीं होगी। मैंने कहा यार बात तुम्हारी सही है। तो इसका रीजन जो बताते हैं हमारे जो भैया हमारे जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने स्टडी करी तो उन्होंने रीजन बताया कि हमारी जो अर्थ है उसके अंदर बहुत सारी सीस्मिक डिसकंटिन्यूटीज हैं। ठीक है, जैसे मैंने मोहरवेक और आपको ये सारी डिसकंटिन्यूटीज जो बताई थी अर्थ के अंदर, और हमें पता है कि कहीं सॉलिड है हमारी अर्थ का इंटीरियर, कहीं लिक्विड है, कहीं जो है भैया अलग मतलब अलग अलग डेंसिटी है। तो मीडियम की जैसे जैसे डेंसिटी चेंज होती है, तो यहाँ इन्होंने बताया कि भैया यहाँ क्या हुआ कि जैसे जब मेरी रिफ्रैक्ट करती है कोई भी रे ऑफ लाइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बोला आपसे कि मेरा एक मीडियम था, ठीक है, ये मेरी नॉर्मल है। अब यहाँ से आई मेरी कोई भी रे, कोई भी वेव अर्थक्वेक की, अब अर्थक्वेक की वेव आई अगर ये ठीक है डेंसर मीडियम में आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई, ठीक है, या ये अगर रेयर में गई तो इधर चली गई, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ तो ये वेव पहुंची नहीं और वेव नहीं पहुंची, तो यहाँ पे इसका क्या बोल दिया हमने, ये बोल दिया हमने शैडो जोन। अच्छा, इसी के साथ जब हमने एस वेव्स की स्टडी करी, दिस इज फार मोर इंपोर्टेंट, दिस स्टडी इज फार मोर इंपोर्टेंट देन द प्राइमरी वेव्स। व्हाई? बिकॉज एस वेव्स का हमें पता है एस फॉर एस वेव, एस फॉर सॉलिड, एंड वी नो कि भैया ये सिर्फ सॉलिड से क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो हमने देखा कि 105 से 180 इधर और 105 से 180 इधर, इस पूरे ही रीजन में हमें एस वेव देखने को नहीं मिल रही। तो दिस अकाउंट्स फॉर द रीजन कि हमारा हमारा जो मेंटल है, अंदर का जो मेंटल है, और भैया हमारा जो कोर है भैया वो क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में है। कौन लिक्विड कौन सॉलिड सब समझा चुका हूं मैं ऑलरेडी। इनर कोर लिक्विड है, आउटर कोर मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। चलो, तो वो क्या है, लिक्विड है। इसी वजह से हमें पता लगा कि हमारी अर्थ, क्योंकि हम मैंने आपको क्या बोला, इनडायरेक्ट सोर्सेज और डायरेक्ट सोर्सेज, आप अर्थ के अंदर घुस के तो देख के नहीं आए क्या सॉलिड है क्या लिक्विड है। तो ये अर्थक्वेक वेव्स हमें इस तरीके से हेल्प करती हैं कि अगर ये इस रीजन में नहीं गई, दैट मींस हमारे अर्थ के इंटीरियर पार्ट जो है वो लिक्विड है, इसीलिए हम बोलते हैं कि भैया इंटीरियर पार्ट हमारा लिक्विड भी है। तो 105 के बाद इनकी शैडो दिन रहती है। सो दिस बेसिकली हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, अब कई सारी बुक्स में ना 103 भी लिखा हुआ है और 142, ठीक है, बट मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम दिया आपको, तो दिस इज 105 एंड 145, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, इतना एग्जैक्ट फिगर एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा अगर वो चीज क्लियर नहीं है तो, बाकी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। उसके बाद आइए सीस्मिक वेव्स की हम बात कर रहे थे एंड इंटीरियर ऑफ अर्थ कि भाई सीस्मिक वेव्स जो है वो रिकॉर्ड होती है सीस्मोग्राफ पे, हमने कहा ठीक है। उसके बाद डिफरेंस है कि भाई अलग अलग टाइम पे आ रही है, प्राइमरी वेव सबसे जल्दी, फिर सेकेंडरी वेव, फिर सरफेस वेव सबसे लास्ट में आती है। तो भैया उससे हमें पता लगता है कि भैया जो अलग अलग वेव्स हैं अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या चीजें हैं। डिसकंटिन्यूटीज जो होती हैं भैया वो भी वेलोसिटीज और डेंसिटी को इफेक्ट करती हैं, आपने कहा बिल्कुल सही सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आए आगे, दैट्स इट। जैसे ही हमने ऑब्जर्व करा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डेंसिटी, कंपोजिशन, हमें अर्थ के इंटीरियर का हम एस्टिमेट लगा पाए कि भैया क्या क्या है इसकी वजह से। तो डिसकंटिन्यूटीज इन वेव मोशन एज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ आर इंडिकेटिव ऑफ चेंजेस इन फेस, कि भैया जैसे जैसे मेरी डिसकंटिन्यूटीज आती है वैसे अर्थ की जो है फेसेस चेंज होते हैं, कि क्रस्ट से मेंटल आ गया, मेंटल से कोर आ गया। दैट इज बाय ऑब्जर्विंग द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, इमरजेंस ऑफ शैडो जोन, डिफरेंट लेयर्स कैन बी आइडेंटिफाइड। फिर हमारे शैडो जोन्स को हमने स्टडी करी। एस वेव्स डू नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड, हमें पता है। एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री डज नॉट रिसीव एस वेव, hence this zone is identified by the shadow zone. This observation led to the discovery of the liquid outer core, कि मेरे कोर का जो आउटर पोर्शन है वो लिक्विड है, इसी से डिस्कवरी हुई है उस चीज की। शैडो जोन ऑफ पी वेव्स, पी वेव्स की बात करूं, appears as a band between 105 से 145, मैंने कहा था ना कहीं बुक्स में 103 और 142 भी लिखा है, तो डोंट बी कंफ्यूज, फ्रॉम द एपिसेंटर, आपने कहा ठीक है। दिस इज बिकॉज पी वेव्स आर रिफ्रेक्टेड when they pass through the transition between the semi solid mantle and the liquid outer core, कि भैया जब आपके सेमी सॉलिड मेंटल से लिक्विड में जाएंगी तो वो रिफ्रैक्ट होती है, और रिफ्रैक्ट होंगी हाँ, अगर आपके रेयर डेंसर मीडियम में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो पूरा रीजन हमारा रह जाता है कैसा, शैडो जोन। हाउएवर द सीस्मोग्राफ्स लोकेटेड बियॉन्ड 142, तो वहां पे फिर दोबारा से अपीयर हो जाते हैं पी वेव्स, तो इससे हमें क्या पता लगता है, सॉलिड इनर कोर, की इनर कोर तो भैया हमारी सॉलिड है। दस जोन बिटवीन 105 एंड 145 फ्रॉम एपिसेंटर वाज आइडेंटिफाइड एज द शैडो जोन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राइमरी वेव्स का शैडो जोन क्या है, आप बोलोगे सर फ्रॉम 105 टू 145। मैं आपसे बोलूं कि भैया सेकेंडरी वेव्स का क्या है, आप बोलोगे सर फ्रॉम 105 टू 180, उनका पूरा शैडो जोन है। आपने कहा ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स की। देखो, रिमेंबर माय पॉइंट, जब से जियोमॉर्फोलॉजी शुरू करी है मैंने हमेशा बताया है कि भैया जो भी आपके प्लेट टेक्टोनिक्स के एरिया है उन्हीं से आपकी सीस्मिक एक्टिविटी और वॉल्केनिक एक्टिविटी कोइंसाइड करती है। अच्छा,
अब यहाँ पे मैं आपको दो रीजन दिखा रहा हूँ कि अर्थ के जो मेजर अर्थक्वेक है वो भैया किससे कोइंसाइड विद द मार्जिन्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। आपने कहा बिल्कुल सही। मोस्ट इंपोर्टेंट अर्थक्वेक बेल्ट है मेरी सरकम पैसिफिक बेल्ट। ठीक है, अभी कौन सी है मैं पूरी दिखा रहा हूं आपको। हमने कहा ठीक है, इट अफेक्ट्स मेनी पॉपुलेटेड कोस्टल रीजन अराउंड द पैसिफिक ओशियन, फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड, न्यू गिनिया, जापान, एल्यूशियन आइलैंड, अलास्का। ये पूरा ये रीजन सरकम पैसिफिक बेल्ट आपकी पूरी वॉल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक एक्टिविटी के लिए सबसे फेमस यही है। और कौन सी जोन है ये सरकम पैसिफिक बेल्ट? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट। तो अब और समझ जाओ कि दुनिया के सबसे खतरनाक अर्थक्वेक भैया यहीं आते हैं। अच्छा, सीस्मिक एक्टिविटीज बाय नो मींस यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बेल्ट, कि भैया ऐसा नहीं है कि अगर ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है तो इस पूरे एरिया में यूनिफॉर्म होगी, नहीं, अलग अलग ब्रांचेस में भी है। अब आप कहोगे सर अलग ब्रांचेस में क्यों? क्योंकि पैसिफिक प्लेट जहां पे है मेरी, वहां पे बहुत सारी स्मॉलर स्मॉलर प्लेट्स और भी हैं जो कोइंसाइड करती हैं, अर्थक्वेक लाती हैं, अलग अलग तरीके के लाती हैं। बिकॉज इसी की वजह से हम इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा वॉल्केनोज आपको देखने को मिलेंगे। अब जरा आओ मेरी बात को समझो। जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वो आपके भैया 68% अर्थक्वेक लाती है दुनिया के। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट सीस्मिक एक्टिविटी की जोन है वो है भैया आपकी हिमालयाज एंड एल्प्स बेल्ट, अल्पाइन बेल्ट। अब आप कहोगे कि सर ठीक है रटाओ मत, सब दिखाऊंगा अभी डायग्राम में। एनर्जी रिलीज इन अर्थक्वेक फ्रॉम दिस बेल्ट इज अबाउट 15% ऑफ द टोटल वर्ल्ड। इसमें बहुत अर्थक्वेक आते हैं आपके हिमालयन और एल्प्स बेल्ट में। जो आपका टर्की वाला जो अर्थक्वेक आया था आपको याद है वो किसकी वजह से आया था? क्योंकि आपकी एनाटोलियन प्लेट ऑलरेडी बता चुका हूं, एनाटोलियन प्लेट और आपकी भैया कौन सी अरेबियन प्लेट, वो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बनाती है, तो खूब सारे आते हैं। आपके एल्प्स माउंटेन है वो क्या है भैया? इसी कन्वर्जेंस की वजह से, इसी अर्थक्वेक की वजह से वो फोल्डेड माउंटेन्स बने आपके एल्प्स। अभी आओ पहले देख लो डायग्राम। तो ये दो बेल्ट मेरी सबसे ज्यादा फेमस है फॉर द अर्थक्वेक एक्टिविटीज। पहली पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और ये दोनों ही कहां पे आएंगी? जहां पे प्लेट मार्जिन रहते हैं मेरे। तो जैसे आप देख सकते हो इस मैप में भैया, दिस लाइन इज डिनोटिंग द प्लेट मार्जिन एंड दिस इज डिनोटिंग द अर्थक्वेक जोन्स। आपने कहा ठीक है सॉरी, मैंने कहा ये मेरा अटलांटिक है, तो अटलांटिक भैया ये क्या है? मेरी प्लेट मार्जिन है। तो अटलांटिक में क्या कौन सी बाउंड्री बनती है? डाइवर्जेंट फॉल्ट बनता है। डाइवर्जेंट फॉल्ट बनता है मतलब मिड ओशियनिक रिज रेंज है, पूरी मिड ओशियनिक रिज है आपकी, पूरी मिड ओशियनिक रिज है पूरी। ठीक है, डाइवर्जेंट प्लेट से बनी है आपकी। मैंने आपको बताया यहाँ इंडियन प्लेट अलग हुई है अफ्रीकन प्लेट से। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों प्लेट्स अलग हुई है आपकी, साउथ अमेरिकन और अफ्रीकन। यहाँ नॉर्थ अमेरिकन और यूरेशियन प्लेट अलग हुई है। तो ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। यहाँ भी आपको बहुत सारे अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे, बट मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे। अब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक क्यों है? क्योंकि भैया ये क्या है? मेरी कन्वर्जेंट फॉल्ट है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पैसिफिक प्लेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के साथ कंबाइन हो रही है। ठीक है, इसके आगे आया भैया मैं, एक सेकंड लेट मी कनेक्ट द चार्जर। अब आपको समझ आ रही होंगी चीजें, अगर आपने 2-3 क्लास पुरानी देखी जियोमॉर्फोलॉजी की, अब इंटेंसिटी बढ़ेगी, मजा आता जाएगा अब आपको। और यहाँ आप उन्हीं को मजा आएगा जो रेगुलर है। फिर इसके बाद आप आगे जाओगे तो यहाँ भी आपकी कौन सी भैया? पैसिफिक प्लेट जो है वो कन्वर्ज करती है किस पे? साउथ अमेरिकन प्लेट पे। इसकी आधी रेंज मेरी यहाँ आ जाती है। ठीक है, यहाँ आप देखोगे तो इस वाले पूरे रीजन में कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, और यहाँ पे आपका अल्पाइन फॉल्ट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा? ये जो मेरी अल्पाइन बेल्ट है वो आकर के भैया मेरी मिलती है यहाँ पे अल्पाइन बेल्ट, और पैसिफिक बेल्ट यहाँ किस पे? अल्पाइन फॉल्ट पे आकर के मिल जाती है। अच्छा, अब भैया बात को समझो, बात को समझो। और वो कन्वर्ज होती है यहाँ पे किससे? पैसिफिक प्लेट से। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स दूं आपको, कुछ एग्जांपल दूं भैया। आपसे मैंने बात करी थी सैन एंड्रियास की, तो सैन एंड्रियास वाला अर्थक्वेक आया था कहाँ पे? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉल्ट। यहाँ पे आपका सैन एंड्रियास है। यहाँ आपके एंडीज माउंटेन बने, यहाँ पे आपके कौन? सॉरी, रॉकीज, रॉकीज है यहाँ, एंडीज नहीं है। तो रॉकीज माउंटेन क्यों बन रहे हैं? कन्वर्जेंट हो रही है प्लेट, प्लेट्स आर कन्वर्जिंग। तो आपकी ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज हो रही है। जहां भी प्लेट्स कन्वर्ज होती है, मैंने बताया था फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आपके रॉकीज का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे आपके कौन से माउंटेन्स भैया? इधर एंडीज, जो एंडीज माउंटेन है आपके, वो भी किससे बने? कन्वर्जेंट प्लेट से बने। तो ये सारी जो सारे के सारे जो रीजन है वो भैया इसी की वजह से है। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरी जो मेरी बेल्ट है वो है भैया मेरी कौन सी? अल्पाइन बेल्ट। और ये एक तरीके से आप कह सकते हो इट रन्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर। इक्वेटर मेरा भैया मैक्सिको शुरू होता है, आप ये देख सकते हो इन द मेडिटेरियन रीजन। ये वाली जो पूरी बेल्ट में बना रहा हूं अलोंग दिस फॉल्ट, रुको कलर चेंज कर लेता हूं, रटना मत प्लीज, प्लीज रटना मत। चलो, ये वाली पूरी बेल्ट जो मैं बना रहा हूं, ये कौन सी मेरी? अल्पाइन बेल्ट है। देखो, मेडिटेरियन से होके जाएगी, फिर भैया यहां पहुंचेगी, फिर यहां से हमारे हिमालयाज में, हिमालयाज से भैया इंडियन ओशियन, इंडोनेशिया इधर से होते हुए, फिर आप देख रहे हो पूरी इधर तक एक्सटेंड करेगी। ठीक है, फिर इधर तक ये आपकी पूरी एक्सटेंड करेगी। ये सेकंड मेरी पूरी ऐसी बाउंड्री जोन है जहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। अब यहीं पे आप देख लो, यहाँ पे मैं टर्की की बात कर लूं, भले ही टर्की वाला बता दिया मैंने, एनोटेलियन प्लेट ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, यहाँ आपके एल्प्स बनते हैं।
वो भी इसी की वजह से बन रहा है भैया, फॉल्ट वो जो आपकी कन्वर्जेंस की वजह से है। तो जहां भी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है मेरे, तो सेकंड दो मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको बता दी। पहली है भैया मेरी पैसिफिक बेल्ट, जहां सबसे ज्यादा अर्थक्वेक है। दूसरे नंबर पे आती है मेरी कौन सी, एल्प्स हिमालयन बेल्ट, अल्पाइन हिमालयन बोल लो आप। तो ये सारी जोन कौन सी है, जो है प्लेट टेक्टोनिक्स वाली जोन, यहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आएंगे। सो देयर इज नथिंग लाइक रटना। अच्छा, जो मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट आपकी अल्पाइन बेल्ट एक्सटेंड पैरेलल टू द इक्वेटर फ्रॉम मेक्सिको अक्रॉस द अटलांटिक ओशन, आप देख सकते हो यहाँ से भैया शुरू होती है और यहाँ से एक्सटेंड करती है ऑलमोस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर, और फिर ऐसे मेडिटेरियन सी होते हुए आती है। ठीक है, Mediterranean Sea from the Alpine ranges of the Caspian, फिर Himalayan mountains for adjoining lands में. There are also striking connected belts of seismic activity mainly along oceanic ridges. अब मैंने आपको बताया था कि भैया जो ओशियनिक रिज बन रही है वॉल्केनिक एक्टिविटी तो वहां भी है, जो मेरी मिड अटलांटिक रिज है, बट वहां पे उतने अर्थक्वेक नहीं देखने को मिल रहा है जितने आपको यहाँ पे बहुत सारी ट्रांसफॉर्म और कन्वर्जेंट बाउंड्री है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म और कन्वर्जेंट है, तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, जहाँ कन्वर्जेंट ट्रांसफॉर्म में थोड़े से ज्यादा होते हैं डाइवर्जेंट से, नथिंग लाइक रटना। ठीक है, तो आपके इंक्लूडिंग दोज इन द आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और वेस्टर्न इंडियन ओशियन अलोंग द रिफ्ट वैलीज ऑफ द ईस्ट अफ्रीका, जो भी आपकी मिड ओशियनिक रिजेस बनते हैं वहां भी अर्थक्वेक है। तो तीनों चीजें हैं, बहुत प्यार से ट्रेन से पढ़ा रहा हूँ, समझ आ चुकी होंगी अब तक। फिर बात करेंगे सीस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो हमारी इंडिया को इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अलग अलग डिफरेंट जोन्स में बांटा है। कितनी जोन में बांटा है, 4 जोन में बांटा है, बस इतना याद रखो। 4 जोन कौन कौन सी, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड। कोई आपसे पूछे कि भैया फर्स्ट जोन इंडिया में है, बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज रिमेंबर, ये पीवाईक्यू आपका कि कितनी जोन है इंडिया में, कौन कौन सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन सीस्मिक जोन्स ऑफ इंडिया। तो भैया कौन सी है, फर्स्ट पार्ट नहीं है। तो सबसे ज्यादा डेंजरस अर्थक्वेक कौन से रीजन में आते हैं मेरे, जहां पे फिफ्थ है। सबसे हल्के अर्थक्वेक जहां पे जो सेकंड जोन में आता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 4 जोन में हमने अलग अलग बांटा है। तो अर्थक्वेक प्रोन जो हमारे रीजन है कंट्री के, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अब तक कितने अर्थक्वेक वहां आए हैं, और अपनी पूरी स्टडी के बेसिस पर, और इन्हीं इनपुट्स के बेसिस पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने पांचवा, चौथा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ग्रुप में जोन्स में इन्हें बांटा है। जोन 5 जो है सबसे हाईएस्ट लेवल होती है सीस्मिक एक्टिविटी की, और जोन 2 इज एसोसिएटेड विद द लोएस्ट लेवल ऑफ सीस्मिसिटी। अब यहां देख सकते हो आप, जोन 5, जोन 4 सब दिखा रहा हूं आपको। जोन 5 क्या है भैया, जोन 5 में कौन कौन से रीजन है, प्लीज इनको याद रखना है, क्योंकि दीज आर द एक्सट्रीम सेंसिटिव एरियाज फॉर द सीस्मिक एक्टिविटी इन इंडिया। आप कहोगे सर इतनी सारे नाम याद रखने, भाई 2 3 4 एक्सट्रीम वाले तो याद रखो। तो जो आपकी कश्मीर का देखो, जो बिल्कुल रेड है, यहां देख सकते हो आप, जोन 5 एक्सट्रीम रेड में। तो ये भैया जो मेरा कश्मीर का रीजन है ये, फिर ये मेरा हिमाचल का रीजन ये, फिर मेरा भैया उत्तराखंड का रीजन, फिर ये भैया मेरा नदन बिहार, एंटायर एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये भुजवाला भुजवाला अर्थक्वेक याद है आपको, गुजरात का, दिस रीजन। ठीक है, दिस रीजन। इसके साथ साथ जब आप आओगे तो आपके अंडमान एंड निकोबार वाला रीजन, दिस ऑल दिस कम्स इन द फिफ्थ जोन, जो सबसे ज्यादा सीस्मिक एक्टिविटी की जोन है। तो कोई आपसे पूछता है क्या क्या उसमें, जम्मू है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, बिहार का पोर्शन है, आपका भैया पूरा का पूरा क्या है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार और गुजरात वाला रीजन, ये सारे रीजन मेरे आते हैं जोन 5 में। बस जोन 5 के भी आप एटलीस्ट याद रख लो, आपको बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चंस एलिमिनेट करने में। ठीक है, उसके बाद आप जोन 4 और जोन 3 के एरियाज में मैंने डाल रखे हैं। जोन 5 वेरी सीवियर इंटेंसिटी, जम्मू कश्मीर आएगा इसमें, वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ईस्टर्न उत्तराखंड, कच्छ इन गुजरात, नदन बिहार, ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अंडमान एंड निकोबार आर पार्ट ऑफ जोन 5। जोन 4, जोन 4 में आपका लद्दाख है, जो एरिया बच गया जम्मू कश्मीर का, हिमाचल का और उत्तराखंड का वो भी है, हरियाणा के कुछ पार्ट्स, पंजाब के, दिल्ली, सिक्किम। एक दिल्ली याद रख लेना प्लीज, किस रेंज में आता है सीस्मिक एक्टिविटी का, बिकॉज इट इज द नेशनल कैपिटल, तो भैया आपसे पूछ सकता है। तो ये जो दूसरा लाइट रेड देख रहे हो आप, ठीक है, ये लद्दाख वाला ये पूरा रीजन, ये सारा रीजन इंक्लूडिंग हरियाणा एंड दिल्ली, और फिर उत्तर प्रदेश बिहार से होते हुए, और ये पूरा सिक्किम वाला रीजन आपका, ये किस में आ जाता है, मेरा सेकंड जोन में आ जाता है। तो 2 जोन याद रख लो आप प्लीज, ठीक है, आपका काम बन जाना है। और ये थोड़ा महाराष्ट्र का जो रीजन है आपका, और गुजरात वाला।
ठीक है। एलिमिनेट करने में देखो सब हेल्प हो जाएगी। आपने फिफ्थ याद कर लिया, फिफ्थ याद करने के बाद भैया आप सिंपली ये वाली चीज देख रहे हो कि इसके आसपास के रीजन है जो इसकी जोन में आ रहा है। अलग से क्या है, सिर्फ महाराष्ट्र है तो इसी पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाराष्ट्र कौन सी जोन में आएगा, क्योंकि आप तो ऐसे डिवाइड कर लोगे भैया ये मैंने देख लिया इसके आसपास का फोर्थ जोन में होगा, फिर थर्ड जोन में इसके आसपास का, क्योंकि है भी ये देख रहे हो आप थर्ड जोन आपकी फिर इसी के नीचे है, ये इससे कनेक्टेड है, तो इसमें अलग कौन सा तेलंगाना अलग पड़ रहा है इससे। तो इस तरीके से आप इसको अपने नोट्स में थोड़ा सा चीजों पे ध्यान देना, तो ये आपकी सारी की सारी जोन्स हो जाते हैं। उसके बाद 11% हमारी कंट्री जो है वो जोन 5 में आती है, 18% जोन 4 में आती है, 30% जोन 3 में और रिमेनिंग इन द जोन 2। ठीक है। तो सबसे ज्यादा किस में आ रही है मेरी, तो वो चीज आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कौन सी जोन में हमारी इंडिया का मेजर पार्ट आता है। टोटल 59% ऑफ द लैंड मास ऑफ इंडिया इज प्रोन टू अर्थक्वेक और डिफरेंट इंटेंसिटी, कि हमारा जो 59% एरिया है वो कंप्लीटली फ्री है ही नहीं सीस्मिक एक्टिविटी से। ओनली 40% ऑफ आर इंडियन लैंड मास, मेन लैंड मास जो है वो फ्री है आपका किससे, सीस्मिक एक्टिविटी जोन से। तो ये आपको जोन 4, जोन 5, जोन 3 और जोन 2 याद रखनी है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द लिस्ट ऑफ सम मेजर अर्थक्वेक। एक बार नजर रखेंगे बस इस पे कि सबसे खतरनाक अर्थक्वेक आज तक कहां का आया है, वह है आपका भैया वल्दिविया चाइल्ड में 1960 में आया था, 9.5 का मैग्नीट्यूड है। ठीक है। दूसरा आपका आया था प्रिंस विलियम साउंड अलास्का में 9.2, सोच रहे हो कितना खतरनाक है। सुमात्रा में 9.1, तोहोकू जापान, ठीक है। कामचातका पेनिनसुला रशिया 9 का स्केल का ऑफशोर चिले में, फिर चाइल्ड में फिर से आया 8.8 क्यों, क्योंकि वहां कन्वर्जेंट बाउंड्री है। चाइल्ड में वही तो बता रहा था आपकी पैसिफिक प्लेट जो लार्जेस्ट प्लेट है, लार्जेस्ट प्लेट है, ओशियनिक में भी बोलो कॉन्टिनेंट में भी बोलो, तो लार्जेस्ट ओशियनिक प्लेट। और उसके बाद भैया मेरी कौन सी, जो आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट है, वो भैया दोनों क्या करती है वहां पे कन्वर्ज करती है, इसीलिए देख रहे हो आप चाइल्ड का नाम यहां भी देखोगे यहां भी देखोगे। ठीक है। उसके बाद एक्वाडोर, एक्वाडोर में अर्थक्वेक आया, फिर अलास्का में अगेन सॉरी, अलास्का में भी क्या हो रहा है कि आपकी जो भैया आपकी यूरेशियन प्लेट हो गई या अमेरिकन प्लेट हो गई वो कोइंसाइड करती है किससे, पैसिफिक प्लेट से। तो अलास्का में भी खूब सारे आपको अर्थक्वेक देखने को मिल रहा है। असम में आया, मैंने बताई दिया नॉर्थ ईस्ट का पूरा रीजन हमारा प्रोन है अर्थक्वेक को। सुमात्रा में मैंने बोला इंडियन ओशियन में भी खूब सारे अर्थक्वेक आते हैं आपके। ठीक है। उसके बाद नदन सुमात्रा, फिर से सुमात्रा में आइलैंड है। तो आप देख सकते हो जितने भी ये मेजर अर्थक्वेक्स हैं तो वो सारे अर्थक्वेक कहाँ रहे हैं, जहां पे मैंने आपको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री या आपको क्या पढ़ाया है, कन्वर्जेंट बाउंड्री फॉल्ट्स पढ़ाए हैं। तो रटने की बात नहीं है, कई बार आप एलिमिनेट भी कर लोगे क्वेश्चन देख के। बस याद रख लेना 2-3 के नाम कि सबसे खतरनाक कौन कौन से अर्थक्वेक है। जैसे वाल्दिविया याद रख लेना प्लीज, 9.5 मैग्नीट्यूड का है। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा, अलास्का में आया था। ठीक है। बस इतना भी देख लोगे आप, अलास्का है, चाइल है, ऐसे कुछ प्लेट बाउंड्रीज पे आते हैं, तो यू विल बी इजिली एबल टू एलिमिनेट। ठीक है। जितना आपका सीएसई का पेपर नहीं है तो आप कर लोगे। चलो, तो ये रही भैया हमारी आज की बात, किसकी, अर्थक्वेक्स की। फिर इसके बाद हम बात करेंगे अगले लेक्चर में वॉल्केनोस की। ठीक है। चलिए, तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। मिलता हूं भैया नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक मजा आ रहा हो तो शेयर करते रहो अपने दोस्तों को, बढ़िया से पढ़ो, मजे से पेपर पास में आ रहा है, बढ़िया मेहनत करते रहो। बाय एवरीवन, जय हिंद गाइस।